अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है इमरान रेहान सीरीज कहानी नंबर 7, कातिल की चीख। अंधेरे में एक इंसान सामने आ गया। ये विक्टर था। इमरान ने पिस्तौल जेब में रख लिया। विक्टर घसीटते हुए चल रहा था। वो इमरान के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मैंने तुम्हारी दोस्त मिशकाली का पता चला लिया है। पेरिस शहर के बाहर एक पहाड़ी के पास पुराना कब्रिस्तान है। वहाँ एक खानका है। उस कब्र का मुर्दा मिशकाली को उस खानका की कब्र के नीचे ले गया है। इमरान ने कहा, मैं मिशकाली को वहां से अभी जाकर निकालता हूँ। विक्टर कहने लगा, तुम अकेले ये काम नहीं कर सकते, इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। तो फिर मैं क्या करूं? इमरान ने पूछा। विक्टर बोला, इसी कब्रिस्तान की एक बारादरी में पुराने जमाने की एक रोमन कनीज दफन है। तुम इस कनीज की कब्र पर जाकर 3 बार मेरा नाम लेना, वो कनीज तुम्हारी मदद करेगी। इमरान ने विक्टर से कब्रिस्तान का पता अच्छी तरह से मालूम किया और रात के अंधेरे में कब्रिस्तान से निकल आया। दरिया किनारे उसने एक टैक्सी पकड़ी और ड्राइवर से कब्रिस्तान की तरफ चलने को कहा। कब्रिस्तान पेरिस शहर के जुनूब की तरफ 20 मील दूर एक पहाड़ी के दामन में वाक़ था। इमरान ने टैक्सी छोड़ दी। कब्रिस्तान में आकर सबसे पहले उसने खानका तलाश की। विक्टर के कहने के मुताबिक उस खानका में एक कब्र बनी हुई थी। उसी कब्र के नीचे मुर्दे ने मिशकाली को अगवा करके छुपा रखा था। अब यहाँ से इमरान बारादरी में आ गया। इस बारादरी में रोमन कनीज की कब्र थी। इमरान ने कब्र के पास खड़े होकर 3 बार विक्टर का नाम दोहराया तो कब्र के सरहाने वाला चिराग अपने आप रोशन हो गया। फिर कब्र के अंदर से एक लड़की की आवाज आई, तुमने एक ऐसे आदमी का 3 बार नाम लिया है जिसके मुझ पर बड़े एहसान हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इमरान बोला, ए रोमन कनीज, मिशकाली को फिर से जिंदा कर दे, बस मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। कनीज की आवाज आई, मैं जानती हूँ कि तुम इसी काम के लिए मेरे पास आए हो। तुम मेरी कब्र का चिराग उठाकर उस काफिर की कब्र पर जाकर रख दो जिसके अंदर तुम्हारी दोस्त मिशकाली मुर्दे ने छुपा रखी है। इसके बाद तुम्हारी मिशकाली तुम्हें वापस मिल जाएगी। जब मिशकाली तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें जितनी जल्दी हो सके इस कब्रिस्तान से बाहर निकल जाना है। अगर ज्यादा देर ठहरे तो तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। इमरान ने रोमन कनीज का शुक्रिया अदा किया और उसकी कब्र के सरहाने जलता हुआ चिराग उठाकर कब्रों पर से गुजरता खानका में आ गया। खानका की कब्र पर अंधेरा था। इमरान ने चिराग कब्र के सरहाने रख दिया। जो ही उसने चिराग रखा उसकी रोशनी कब्र पर पड़ी तो कब्र के अंदर से एक डरावनी और खौफनाक चीख बुलंद हुई। इसके साथ ही कब्र फट गई और किसी मुर्दे की हड्डियां कब्र में से निकलकर फिजा में बिखर गईं। उसने वही नायलॉन की जैकेट, तंग पतलून और सर पर नीली टोपी पहन रखी थी। कमर के साथ पिस्तौल लगा था। वो पत्थर के बुत से जिंदा औरत बन गई। मिशकाली को जिंदा देखकर इमरान की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मिशकाली ने भी आगे बढ़कर इमरान से हाथ मिला और कहा, इमरान, तुमने आखिर मुझे एक तिलिस्म से निजात दिलाई जिसके आगे मैं भी मजबूर हो गई। मैं सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी, मगर हरकत नहीं कर सकती थी, बोल नहीं सकती थी। इमरान बोला, खुदा का शुक्र है मिशकाली के तुम फिर से जिंदा हो गई। अब यहाँ से निकल चलो। रोमन कनीज ने कहा था कि कब्रिस्तान में ज्यादा देर न ठहरना। मिशकाली और इमरान कब्रिस्तान से निकलकर सड़क पर आ गए। एक टैक्सी दूर से आई। इमरान ने उसे हाथ दिया। वह रुक गई। इमरान के मुंह से निकल गया, हमें शहर पहुंचा दो। टैक्सी ड्राइवर ने हैरानी से इमरान को देखा और कहा, हमें से तुम्हारी क्या मुराद है मिस्टर? तुम तो अकेले हो, तुम्हारे साथ तो कोई दूसरा भी नहीं। फिर तुमने हमें क्यों कहा? ये कहो कि मुझे शहर पहुंचा दो। अब इमरान को ख्याल आया कि मिशकाली सिवाय उसके और किसी को नजर नहीं आ सकती। मिशकाली हंस रही थी, कहने लगी, इतनी जल्दी तुम मुझे भूल गए इमरान। मिशकाली की आवाज भी टैक्सी ड्राइवर नहीं सुन सकता था। वो इमरान से बोला, मिस्टर, जल्दी से टैक्सी में बैठ जाओ, मैं कब्रिस्तानों के पास ज्यादा देर नहीं रुका करता। इमरान और मिशकाली टैक्सी की पिछली सीटों पर बैठ गए और टैक्सी पेरिस शहर की तरफ रवाना हो गई। इमरान मिशकाली को अपने होटल में ले आया। यहाँ मिशकाली ने इमरान को अपनी सारी हैरत अंगेज कहानी सुनाई कि किस तरह उसे भारत माता ने तिलिस्म के जरिए पत्थर बनाकर समुद्र की गहराई में फेंक दिया। फिर किस तरह वहां से गोताखोर स्मगलर उसे निकालकर गोवा ले गए, जहां उसे एक फ्रांसीसी जहाजी कप्तान के पास भेज दिया गया जो उसे पेरिस ले आया। और फिर इस पुराने आसेबी किले के कातिल इंसानों यानी बूढ़े हेनरी और चार्ल्स ने उसे खरीद कर किले की राहदारी में रख लिया। इमरान ने कहा, मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ तक आया था। मुंबई की एक लड़की कांता कुमारी ने मेरी मदद की। इमरान ने मिशकाली को कांता कुमारी का सारा वाकया सुनाया। मिशकाली ने पूछा, कहीं कांता तुमसे प्यार तो नहीं करने लगी इमरान? इमरान ने सर झटक कर कहा, मिशकाली, मैं एक अहम मिशन पर हूँ। जब इंसान के सामने कोई बड़ा मकसद होता है तो वो इस किस्म की छोटी छोटी बातें भूल जाता है। अब हमें वापस बम्बई पहुंचकर सबसे पहले रेहान को रावलपिंडी से बुलाना है, फिर चीफ जेडी के पाकिस्तान दुश्मन गिरोह को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है। इमरान ने मिशकाली को जासूस चीफ जेडी के बारे में एक एक बात बता दी कि किस तरह से वो तकरीबकारों को ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान भेजता है, जहां जाकर वो बमों के धमाके करते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की नापाक कोशिश करते हैं।
मिशकाली कहने लगी, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बम्बई भी ले चलूंगी और वहां जाकर रेहान को भी रावलपिंडी से बुला लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें उन कातिलों से बदला लेना है जो बेगुनाह मासूम इंसानों को अपने किले में बहला फुसला कर लाते हैं और फिर उन्हें पत्थर के बुत बनाकर दुनिया के अजायब घरों में बेच देते हैं। इमरान ने कहा, हाँ मिशकाली, इन लोगों को जरूर खत्म कर देना चाहिए ताकि आइंदा किसी मासूम इंसान की जिंदगी से ना खेल सकें। मिशकाली बोली, ये बड़ा घिनौना काम है जो ये दोनों फ्रांसीसी कर रही हैं। सुबह हो लेने दो, हम यहाँ से सीधे किले की तरफ जाएंगे। इमरान ने कहा, हमें वहाँ किस तरह और किस हालत में जाना चाहिए? मिशकाली कहने लगी, मैं तुम्हें समझा दूंगी, इस वक्त तुम सो जाओ, मैं कमरे के बाहर पहरा देती हूँ क्योंकि तुम्हारे कातिल तुम्हारी तलाश में हैं। मिशकाली होटल के कमरे से बाहर जाकर राहदारी में एक तरफ बैठ गई और इमरान सो गया। सुबह दिन चढ़े वो उठा तो मिशकाली उसके सामने सोफे पर बैठी अकेली चाय पी रही थी। इमरान को बेदार होते देखकर मुस्कुराई और बोली, उठो, दिन काफी चढ़ाया है, तुम्हारी चाय ठंडी हो जाएगी, मगर चाय पीने से पहले बाथरूम में जाकर दांत साफ करो। दांत साफ किए बगैर चाय पीने से सेहत खराब हो जाती है। इमरान मुस्कुराता हुआ बाथरूम में घुस गया। नाश्ता वगैरह करने के बाद जब इमरान और मिशकाली होटल से बाहर निकले तो दिन के 10 बज रहे थे। अब इमरान को ज्यादा फिक्र नहीं थी क्योंकि मिशकाली उसके साथ थी। वो मिशकाली को साथ लेकर किले की तरफ चल पड़ा। वो टैक्सी में बैठे थे। दरिया किनारे पहुंचकर इमरान ने टैक्सी छोड़ दी। मिशकाली ने कहा, तुम ऐसा करना कि किले के गेट की तरफ से आगे बढ़ना और ये जाहिर करना कि तुम विक्टर से मुलाकात करने आए हो। इसके बाद वही करना जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। इमरान ने कहा, तुम फिक्र न करो, मैं वैसे ही करूंगा। मिशकाली कहने लगी, घबराना बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इमरान कब्रिस्तान वाली सड़क से गुजरकर पुराने किले के बड़े गेट की तरफ चलने लगा। गेट बंद था। मिशकाली उसके साथ साथ चल रही थी। इमरान को मिशकाली ने इशारा किया। इमरान गेट पर चढ़ गया और फिर दूसरी तरफ झाड़ी में छलांग लगा दी और यूं जाहिर किया जैसे वो चोरी छुपे इस किले में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। वो झाड़ियों से निकलकर बूढ़े हेनरी और चार्ल्स के कमरे की तरफ बढ़ा। वो इससे पहले भी यहाँ आ चुका था, इसलिए उसे सारे रास्ते का इल्म था। उसने जानबूझकर एक जगह पत्थर से फिसलकर हल्का सा शोर पैदा किया। कमरे में से चार्ल्स की आवाज आई, कौन है? इमरान जानबूझकर इस तरह एक तरफ छुप गया कि उसकी एक टांग झाड़ी में से बाहर थी। ये टांग उसने इसीलिए बाहर निकाल रखी थी कि उसे देख लिया जाए। वह मिशकाली के बताए हुए मंसूबे के तहत ये सब कुछ कर रहा था। इतने में दरवाजा खुला और फ्रांसीसी कातिल चार्ल्स बाहर निकल आया। उसकी नजर झाड़ी से बाहर निकली हुई टांग पर पड़ी तो वो वहीं से छलांग लगाकर इमरान के पास आ गया और लपक कर उसने इमरान को दबोच लिया। अब उसने इमरान को पहचान लिया और खुशी से चिल्लाया, हेनरी, हमारा शिकार खुद हमारे जाल में आ गया है। ये वही लड़का प्रकाश है जिसकी हमें तलाश थी। कमरे में से बूढ़ा कातिल हेनरी भी बाहर निकल आया। उसने भी इमरान को देखते ही पहचान लिया और खुश होकर बोला, चार्ल्स, ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो आदमी हमें मिल गया जो हम दोनों को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकता था। इमरान ने कहा, मैं तुम कातिलों को कानून के हवाले करूंगा। चार्ल्स ने इमरान को उसी वक्त अपने मजबूत बाजू में जकड़ लिया और उसे घसीटता हुआ कमरे के अंदर ले गया। मिशकाली भी साथ साथ थी, मगर उसे वो लोग नहीं देख सकते थे। बूढ़े हेनरी ने दरवाजा बंद करके अंदर से ताला लगा दिया। चार्ल्स ने इमरान को सोफे पर जोर से धक्का देकर फेंका और हेनरी से कहा, हेनरी, इसे अब बेहोश करने की जरूरत नहीं, इसे जिंदा हालत में ही हम पत्थर के बुत में ढाल देंगे। हेनरी ने उसी वक्त मेज के दराज में से रस्सी निकालकर इमरान के दोनों हाथ और पांव बांध दिए। इमरान ने कोई मुजाहमत न की, वो ऐसा करना भी नहीं चाहता था। हेनरी ने कहा, अब जल्दी से दूसरे कमरे में जाकर सियाल मादा तैयार करो ताकि इसको गरम गरम मादे में फेंक कर इसका बुत बनाएं। इमरान ने कहा, सियाल मादा मेरे अकेले के लिए नहीं, अपने लिए भी तैयार करना, क्योंकि आज तुम्हारे जुल्म का आखिरी दिन है। चार्ल्स ने कहका लगाकर कहा, यह लड़का बड़ा बहादुर है, मौत से बिल्कुल नहीं डरता। बूढ़े कातिल हेनरी ने कहा, जब इसे चौपचे में लिटाकर इसके ऊपर गरम गरम सियाल मादा गिराया जाएगा तो सारी बहादुरी खत्म हो जाएगी, फिर ये चीखें मारेगा और यहाँ इसकी चीखों की आवाज कोई नहीं सुनेगा। चार्ल्स दूसरे कमरे में चला गया। इमरान देख रहा था कि मिशकाली भी उसके साथ ही दूसरे कमरे में चली गई थी। शायद वो देखना चाहती थी कि ये कातिल सियाल मादा जो प्लास्टिक को पिघलाकर बनाया जाता था कैसे तैयार करेगा। हेनरी ने पिस्तौल निकालकर हाथ में ले लिया और वह इमरान की तरफ घूर कर देख रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। इमरान दिल में सोच रहा था कि अगर मिशकाली से जरा सी भी गलती या देर हो गई तो फिर उसकी खैर नहीं और वह हमेशा के लिए मुर्दा पत्थर का मुजस्मा बन जाएगा। थोड़ी देर बाद दूसरे कमरे से चार्ल्स की आवाज आई, हेनरी, शिकार को ले आओ, हर चीज तैयार है। बूढ़े हेनरी ने इमरान के पांव की रस्सी खोल दी और पिस्तौल उसकी गर्दन के साथ लगाकर बोला, खामोशी से दूसरे कमरे में चलो, तुम्हारी मौत वहां तुम्हारा इंतजार कर रही है। इमरान खामोशी से आगे आगे चलता दूसरे कमरे में आ गया। यहाँ उसने देखा कि गैस के चूल्हे पर टीन की बड़ी बाल्टी में प्लास्टिक वाला सियाल मादा उबल रहा था और उसमें से भाप निकल रही थी। मिशकाली वहां मौजूद थी। चार्ल्स चौपचे को साफ कर रहा था। हेनरी ने इमरान को स्ट्रेचर पर बिठा दिया।
चूंकि वो बेहोश नहीं था इसलिए उसे लिटाने की जरूरत नहीं थी। चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए कहा, हेनरी, आज तक हमने बेहोश लड़कों और लड़कियों को खोलते हुए प्लास्टिक में डालकर पत्थर के बुत बनाया है। ये पहला मौका है कि हम एक जिंदा लड़के को प्लास्टिक में डाल रही हैं। हेनरी बोला, अगर इस मुजस्मे की कीमत ज्यादा मिली तो आगे से हम जिंदा लड़के लड़कियों को उबलते हुए प्लास्टिक में डाला करेंगे। मिशकाली ने इमरान से कहा, इमरान घबराना नहीं, इन दोनों की मौत करीब है। इमरान के मुंह से निकल गया, देखना मिशकाली, कहीं मैं मारा ना जाऊं। चार्ल्स ने चौंक कर इमरान की तरफ देखा और बोला, ये किससे बातें कर रहा है हेनरी? ये मिशकाली कौन है जिसका इसने नाम लिया है? हेनरी बोला, जब मौत करीब हो तो इंसान को बहुत सी शक्लें नजर आने लगती हैं। इस बेचारे को भी अपनी किसी मुर्दा औरत का चेहरा नजर आया होगा और उससे बातें करने लगा है। इमरान खामोश बैठा रहा और किसी कदर खौफजदा नजरों से टीन की बड़ी बाल्टी में उबलते हुए प्लास्टिक और स्याल मादे की भाप निकलते देख रहा था। मिशकाली अब चोपचे के करीब आ गई। इस खाली चोपचे में गर्म स्याल मादा डालकर इमरान को उसमें फेंक दिया जाना था। हेनरी कहने लगा, चार्ल्स, जब हम इस लड़के को जिंदा हालत में गरम गरम प्लास्टिक में डालेंगे तो ये बहुत उछलेगा, तड़पेगा, यूं इसका एक बड़ा नेचुरल पोज बन जाएगा। चार्ल्स ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मुजस्मा ऐसा लगेगा जैसे ये दौड़ रहा हो, तड़प रहा हो। ये तासुर पहले किसी मुजस्मे पर कभी किसी ने ना देखा होगा। इसके मुजस्मे की बड़ी कीमत पड़ेगी। हेनरी ने कहा, अब खोलता हुआ प्लास्टिक चौपचे में उलट देना चाहिए। चार्ल्स और हेनरी दोनों ने मिलकर बड़ी एहतियात से गैस के चूल्हे में से उबलते हुए प्लास्टिक की बड़ी बाल्टी उठाई और उसे एक नाली में उलट दिया। खोलता हुआ गर्म भाप उड़ाता स्याल प्लास्टिक नाली में से होकर चौपचे में गिरने लगा। चौपचे में बहुत ज्यादा भाप निकलने लगी। इस मंजर को देखकर इमरान के जिस्म में दहशत की लहर दौड़ गई। वो सोचने लगा कि ये किस कदर जालिम लोग हैं। जब ये किसी बेगुनाह को इस खोलते और उबलते हुए मादे में डालते होंगे तो वो उसी वक्त मर जाता होगा। अब ये लोग जिंदा इंसानों को इसी में डालने का प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इन्हें यह घिनौना मौका अब कभी नहीं मिलेगा। उसने बेख्तियार मिशकाली की तरफ देखकर कहा, अब क्या सोच रही हो मिशकाली? कहीं ये लोग सचमुच मुझे इसमें डालकर मेरा पकौड़ा न बना दें? हेनरी और चार्ल्स ने इमरान की तरफ देखा। चार्ल्स बोला, ये शायद उर्दू हिंदी जुबान में बात कर रहा है। मैं ये जुबान जानता हूँ। हेनरी ने कहा, मैं भी इसकी जुबान समझता हूँ, जब ही तो मैंने तुमसे पूछा था कि ये किससे बातें कर रहा है। चार्ल्स ने हंसकर कहा, मरने से पहले आदमी को अपने दोस्तों की शक्लें नजर आने लगती हैं। इसे भी अपने मरे हुए रिश्तेदारों की शक्लें दिखाई दे रही हैं। ये उनको मदद के लिए पुकार रहा है, मगर कभी मुर्दा लोग भी किसी की मदद करते हैं भला? इमरान ने कहा, मिशकाली, अब तुम क्या सोच रही हो? मिशकाली ने जवाब में कहा, इमरान, अब तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे, बस तुम खामोश रहो, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। इमरान खामोश हो गया। खोलता उबलता प्लास्टिक अब चौपचे में भर गया था। उसमें से भाप निकल रही थी। हेनरी ने चार्ल्स से कहा, लो, अब इस लड़के को लाओ, इसकी मौत का वक्त आ गया है, अब इसे उबलते हुए प्लास्टिक में फेंकना चाहिए। चार्ल्स ने इमरान को बाजू से पकड़कर स्ट्रेचर से नीचे उतार दिया और कहने लगा, अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी की आखिरी दुआ मांग लो, क्योंकि तुम अगली दुनिया में जा रही हो। अब मिशकाली के एक्शन का वक्त आ गया था। वो चार्ल्स की तरफ बढ़ी। मिशकाली ने कमरे के दरवाजे की कुंडी पहले ही चुपके से लगा दी थी ताकि ये दोनों बाहर ना भाग सकें। बूढ़ा हेनरी चौपचे से जरा हटकर खड़ा था। चार्ल्स इमरान को घसीटता हुआ चौपचे की तरफ ले जा रहा था। इमरान की नजरें मिशकाली पर लगी थीं। उसने चिल्लाकर कहा, मिशकाली, हमला करो, क्या देख रही हो? हेनरी और चार्ल्स हंसने लगे। हेनरी ने कहा, यह मरने वाले की रूहों को अभी तक बुला रहा है। मिशकाली ने आगे बढ़कर चार्ल्स के कांधे पर पूरे जोर से पिस्तौल का आहनी दस्ता मारा। चार्ल्स ने बौखलाकर पीछे देखा कि ये कौन है पीछे, मगर पीछे उसे कोई नजर न आया। मिशकाली ने दूसरा वार चार्ल्स के सर पर किया। चार्ल्स चकराकर नीचे गिर पड़ा। हेनरी ने यह तमाशा देखा तो घबराकर बोला, क्या हुआ चार्ल्स? वो ये समझा कि इमरान ने चार्ल्स पर हमला किया है। वह इमरान को पकड़ने के लिए दौड़ा तो मिशकाली ने उसके आगे अपनी टांग कर दी। हेनरी कलाबाजी खाकर मुंह के बल गिरा। इमरान के हाथ अभी तक पीछे बंधे हुए थे। चार्ल्स अब जमीन से उठा और घबराकर बोला, हेनरी, लगता है मरने वाले की कोई रूह इस बदबख्त की मदद को आ गई है, इसको चौपचे में धक्का दे दो। मिशकाली ने चार्ल्स को गर्दन से पकड़कर इतनी जोर से झटका दिया कि वो लड़खड़ाकर आगे को गिरा। हेनरी इमरान से लिपट गया और उसे चौपचे की तरफ घसीटने लगा। इमरान के हाथ बंधे हुए थे, वो मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने चिल्लाकर कहा, मिशकाली, इसको पहले गिराओ इस आग में। मिशकाली ने चार्ल्स को छोड़कर हेनरी को गर्दन से दबोचा और उसे इतनी जोर से आगे को धकेला कि वो 2 कलाबाजियां खाने के बाद उबलते हुए लावे जैसे प्लास्टिक में गिर पड़ा। गिरते ही उसकी दिल को हिला देने वाली चीख बुलंद हुई। चार्ल्स ने अपने साथी को चौपचे के गरम गरम प्लास्टिक में गिरते देखा तो उसका रंग जर्द पड़ गया। वह समझ गया कि कोई बड़ी ताकतवर रूह वहां आ चुकी है। वो बेतहाशा उठकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन मिशकाली उसे कब छोड़ने वाली थी। इमरान ने कहा, मिशकाली, ये सबसे बड़ा कातिल है।
इसने ना जाने कितने मासूम लोगों को कत्ल किया है, इसको ना छोड़ना। मिशकाली उसे कैसे छोड़ सकती थी। उसने दरवाजे के पास पहुंचते हुए कातिल चार्ल्स को पीछे से दबोचकर नीचे गिरा दिया और फिर उसके सर पर जोर से ठुड्डा मारा। चार्ल्स की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, वो चकरा गया। मिशकाली ने उसे भी चौपचे के उबलते हुए प्लास्टिक में धक्का दे दिया। जहां हेनरी पहले ही पत्थर का मुजस्मा बनकर उबलते हुए गरम गरम प्लास्टिक में पड़ा था, चार्ल्स की एक चीख चौपचे में गिरने से पहले बुलंद हुई। दूसरी चीख उसने उस वक्त मारी जब वो उबलते हुए प्लास्टिक में गिरा। इसके बाद उसकी कोई चीख सुनाई न दी। उबलते हुए प्लास्टिक ने चार्ल्स के मुंह, नाक, आंखों को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वो पत्थर बनकर चौपचे में डूब चुका था। इमरान ने सुख का सांस लेते हुए मिशकाली से कहा, खुदा के लिए मिशकाली, मेरे बाजू तो खोल दो। मिशकाली मुस्कुराते हुए इमरान की तरफ बढ़ी और उसके बाजू खोल दिए। फिर बोली, चलो अब नेक दिल विक्टर से मिलते हैं जिसने हमारे साथ नेकी की। उन्होंने किले में विक्टर को तलाश करना शुरू किया। इमरान मिशकाली को विक्टर की कोठरी में भी ले गया, मगर विक्टर वहां भी नहीं था। आखिर वो किले के पीछे कब्रिस्तान में आ गए। रात दम तोड़ रही थी। थोड़ी देर में सुबह होने वाली थी। इमरान कहने लगा, मालूम होता है कि विक्टर को उन लोगों ने कहीं भेज दिया है। एकदम से पीछे से विक्टर की आवाज आई, मैं यहाँ हूँ दोस्त। मिशकाली और इमरान ने पीछे मुड़कर देखा। विक्टर एक कब्र के पास बैठा हुआ था। इमरान ने जाते ही उसका हाथ थाम लिया और कहा, विक्टर, हम किस जुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करें? तुम अगर हमारी मदद ना करते तो आज ना मैं जिंदा होता ना मिशकाली आजाद होती। विक्टर ने पूछा, मिशकाली कहाँ है? क्या तुमने उसे मुर्दे की कैद से आजाद करा लिया था? इमरान ने मुस्कुराकर कहा, विक्टर, मिशकाली तो तुम्हारे सामने खड़ी है। मिशकाली ने कहा, विक्टर भाई, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं मुर्दे की कैद से सिर्फ तुम्हारी वजह से आजाद हुई हूँ। विक्टर अपनी इकलौती आंख को इधर उधर घुमाते हुए ताज्जुब से बोला, मगर तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? तब मिशकाली ने विक्टर को बताया कि उसे सिवाय इमरान के दूसरा कोई नहीं देख सकता। मैं हैरान हूं कि तुमने मेरी आवाज कैसे सुन ली। विक्टर, मैंने तो बेख्तियार तुम्हें यह कह दिया था। विक्टर मुस्कुराया, कहने लगा, मैं दुनिया की हर आवाज सुन लेता हूँ मिशकाली, और मैंने चार्ल्स और हेनरी की चीखें भी सुन ली थी, जिनको तुमने पत्थर के मुजस्मे बनाकर लोगों को उनके जुल्म से हमेशा के लिए निजात दिला दी है। ये नेक काम कुदरत तुम्हारे हाथों ही से कराना चाहती थी। इमरान ने कहा, विक्टर, अब इस किले में कभी किसी बेगुनाह को मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा। तुम आजाद हो, अब ये किला तुम्हारा है। विक्टर कहने लगा, नहीं इमरान, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ये किला एक घिनौने गुनाह की यादगार है। इसको हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं इसे कैसे खत्म करूंगा। इमरान और मिशकाली ने विक्टर से बारी बारी हाथ मिलाया और उससे इजाजत लेकर वापस अपने होटल की तरफ चल पड़े। जब वो कब्रिस्तान से निकलकर दरिया वाली सड़क पर से होते हुए दरिया के पुराने पुल पर आए तो उन्हें अपने पीछे जबरदस्त धमाकों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने चौंक कर पीछे देखा। धमाके किले में हुए थे। उनके देखते ही देखते किले में से आग के शोले बुलंद होने लगे। एक के बाद एक 4 धमाके और हुए, जैसे किले में रखे हुए गोला बारूद में किसी ने आग लगा दी हो। थोड़ी ही देर बाद सारे किले को आग ने अपनी लपेट में ले लिया और किले के दरो दीवार धड़ाधड़ जलने लगे। इमरान ने कहा, विक्टर ने किले को वाकई तबाह कर दिया। मिशकाली कहने लगी, इस मनहूस किले का यही अंजाम होना चाहिए था। और वो दोनों दरिया का पुराना पुल पार करके दूसरे किनारे वाली सड़क पर आ गई। सुबह होने ही वाली थी। उजाला फैलने लगा। आगे जाकर उन्हें एक खाली टैक्सी मिल गई और वो वापस होटल आ गई। यहाँ आकर उन्होंने नाश्ता किया। अब इमरान को बाहर निकलने में कोई खतरा नहीं था। मिशकाली ने कहा, इमरान, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? इमरान बोला, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अब मैं वापस बम्बई जाकर पाकिस्तान के दुश्मनों को खत्म करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? मिशकाली ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, जहां तुम होगे मैं भी वहीं होंगी। इमरान ने कहा, मैं पहली परवाज में अपनी सीट बुक कराता हूं। मिशकाली खामोशी से कॉफी पीती रही। इमरान नीचे फोन करने चला गया। इमरान को दूसरे दिन शाम की फ्लाइट में सीट मिल गई। चुनाचे अगले रोज मिशकाली और वो दोनों एयर इंडिया के एक जंबो जेट में सवार पेरिस से बम्बई की तरफ जा रहे थे। रात के पिछले पहर वो इंडिया के खूबसूरत शहर बम्बई के हवाई अड्डे सांता क्रूज पर उतर गए। मिशकाली ने कहा, अब हम ताज होटल में ठहरेंगे। इमरान ने कहा, वो तो सबसे महंगा होटल है मिशकाली। मिशकाली ने कहा, हिंदुस्तान में हुकूमत के पास जितनी दौलत है वो सब हमारी है और हम उस दौलत को पाकिस्तान दुश्मन तखरीबकारों के गिरोह को खत्म करने के काम में लाएंगे। इमरान बोला, ये तो ठीक है, मगर ताजमहल होटल शहर के बारौनक इलाके में है और हम जासूस हैं। हमें किसी ऐसे इलाके में कमरा किराए पर लेना चाहिए जहाँ बहुत कम लोग रहते हों। तुम्हें तो खैर कोई नहीं देख सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे भी वहाँ बहुत कम लोग देख सकें। मिशकाली कहने लगी, ठीक है, कोई ऐसा होटल तलाश कर लेंगे, लेकिन इस वक्त तो किसी होटल में चलकर मुंह हाथ धोकर तैयार होते हैं, बाजार से कुछ चीजें खरीदते हैं। मगर मेरे पास तो कोई पैसा नहीं। इमरान ने कहा, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये ही बाकी रह गए हैं। मिशकाली बोली, 1000 से क्या होगा? कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, अभी किसी होटल में तो चलो, वहाँ चाय वगैरह पीकर सोचेंगे।
हवाई अड्डे के सामने ही एक होटल में इमरान ने आर्जी तौर पर एक कमरा किराए पर ले लिया। उसने उसका किराया 500 रुपया भी अदा कर दिया। यहाँ दोनों ने गुस्ल किया, कपड़े बदले और नाश्ता मंगवा लिया। नाश्ता करते हुए इमरान एक रिसाला खोलकर उसमें से बम्बई शहर के आलीशान बड़े बड़े होटलों के नाम देखने लगा। अचानक उसकी निगाह एक छोटे से इश्तिहार पर पड़ी। उसमें लिखा था कि बम्बई से 10 मील दूर समुद्र के किनारे किराए के लिए एक खूबसूरत छोटा सा बंगला खाली है, इस फोन पर राब्ता करें। इमरान ने वो इश्तिहार मिशकाली को दिखाया। मिशकाली कहने लगी, ये जगह अगर किसी अलग थलग मुकाम पर है तो हमारे लिए होटल से ज्यादा अच्छी रहेगी। यहाँ रहकर हम अपनी सरगर्मियां आज़ादी से जारी रख सकेंगे। इमरान बोला, सबसे पहले तो हमें भारतीय जासूस चीफ जेडी की खबर लेनी है। वो यहाँ से इंडियन तकरीबकारों को तैयार करके पाकिस्तान भेजता है। मिशकाली ने कॉफी का घूंट भरते हुए कहा, इससे भी निमट लेंगे। इमरान ने कहा, मिशकाली, हमें भारत माता और पुजारी गुंजाल से खबरदार रहना होगा। बम्बई शहर में बल्कि पूरे इंडिया में उनसे ज्यादा हमारा और कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हो। मिशकाली की आंखें चमकने लगीं। उसने कहा, भारत माता ने मुझे अपने तिलिस्म में कैद कर लिया था, उसकी वजह से मुझे आगे भी कोई मुश्किल पड़ सकती है, मगर इस बार मैं सबसे पहले उसका बंदोबस्त करूंगी। मैंने वो मंदिर देखा हुआ है जहां भारत माता का बुत दीवार में लगा है और उसका पुजारी गुंजाल वहां रहता है। ये लोग हमारे सबसे खतरनाक दुश्मन हैं। इमरान बोला, लेकिन सबसे पहले हमें अपने रहने के लिए कोई अलग थलग जगह लेनी होगी। समुंदर किनारे वाला बंगला ठीक रहेगा। मिशकाली ने कहा, पहले इस बंगले के किराए के लिए कहीं से दौलत पैदा करनी होगी। इमरान फोन पर बंगले के मालिक से राब्ता कायम करने लगा और मिशकाली दौलत पैदा करने के लिए होटल से चली आई। मिशकाली होटल से निकलकर बम्बई के फैशनेबल इलाके में आ गई। दिन काफी निकल आया था। शहर की दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग प्लाजा और बैंक वगैरह खुल चुके थे। मिशकाली को किसी बैंक की तलाश थी। बैंक में काफी रुपया होता है। एक जगह उसने इंडिया बैंक का बोर्ड लगा हुआ देखा तो उसके अंदर आ गई। खजांची के संदूक में नोट ही नोट भरे हुए थे। मिशकाली ने हजार रुपए के नोटों की 10-12 गड्डियां उठा ली और जिस तरफ से आई थी उसी तरफ से होती हुई बैंक की इमारत से बाहर निकल आई। वहां से वो सीधी इमरान के पास होटल में आ गई। इमरान किसी को फोन कर रहा था। उसने मिशकाली को आते देखा तो फोन बंद कर दिया। मिशकाली ने जेबों से हजार के नोटों की गड्डियां निकालकर मेज पर रख दी। इमरान बोला, ये तो बहुत है, 10-12 लाख रुपए से कम नहीं होंगे। मिशकाली सोफे पर टांगे फैलाकर बैठते हुए बोली, फिलहाल इसे काम चलाती हैं, जरूरत पड़ेगी तो फिर जाकर ले आऊंगी। तुमने समुद्र किनारे वाले बंगले की बात पक्की कर ली है कि नहीं? इमरान ने नोटों को एक थैले में डालकर अलमारी के अंदर रखकर ताला लगाया और बोला, बात पक्की हो गई है मगर जुबानी। अभी चलकर उसे 2 महीने का एडवांस किराया दे देते हैं। इस बंगले की मालिक कोई औरत है, कहती थी कि इससे खूबसूरत बंगला सारे इलाके में कोई नहीं। मिशकाली ने कहा, तो फिर चलो चलकर देख लेती हैं। रुपए तो हमारे पास आ गए हैं। बंगले का एड्रेस इमरान को मालूम था। उन्होंने टैक्सी ली और बम्बई शहर से 20 मील दूर समुद्र के किनारे बंगले पर पहुंच गए। बंगला वाकई सबसे अलग थलग नारियल और केले के दरख्तों में घिरा हुआ था। इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी। मिशकाली ने कहा, यह बंगला इसलिए अच्छा है कि इसके आसपास कोई बंगला या कोठी नहीं। चलो औरत से बात करो। इमरान ने बंगले के गेट पर लगा हुआ बटन दबाया। अंदर घंटी बजी और एक जवान औरत जिसने अंग्रेजी लिबास पहन रखा था मुस्कुराती हुई गेट तक आई और इमरान को देखकर बोली, क्या तुम ही प्रकाश हो? इमरान ने फोन पर औरत को अपना नाम प्रकाश बताया था। इमरान ने कहा, जी हाँ, मेरा ही नाम प्रकाश है। इमरान ने नीले रंग का खूबसूरत सूट पहन रखा था। उसके हाथ में चमड़े का ब्रीफकेस था जिसमें 50,000 रुपए के नोट थे। इमरान ने मुस्कुराकर कहा, यस मैडम, मैंने ही आपको फोन किया था। मैं एक राइटर हूँ और शहर से दूर किसी तन्हा जगह पर बैठकर एक नावल लिखना चाहता हूँ। औरत ने हंसकर कहा, यह तो बड़ी अच्छी जगह है। नावल लिखने के लिए आपको इससे बेहतर जगह सारे बम्बई में नहीं मिलेगी। अंदर तशरीफ ले आए। मेरा नाम शीला है। मैं इस बंगले की मालिक हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है, कोई बहन भाई भी नहीं। मैं इस बंगले की अकेली वारिस हूँ। वो इमरान को ड्राइंग रूम में ले गई जो बड़ी खूबसूरती से सजा हुआ था। मिशकाली भी इमरान के पीछे ही ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई। शीला ने इमरान को सारा बंगला दिखाया। बंगले में 3 कमरे थे। ऊपर दूसरी मंजिल पर भी एक छोटा सा कमरा था जिसकी खिड़कियां समुंदर की तरफ खुलती थीं। समुंदर दूर तक फैला हुआ था। इमरान ने कहा, हमें बंगला पसंद है। शीला ने चौंक कर कहा, हमें से मतलब है कि आपकी बेगम भी आपके साथ रहेगी? इमरान ने जल्दी से कहा, आई एम सॉरी, हमें से मुराद है कि मैं अकेला ही इस बंगले में रहूंगा। मेरी अभी शादी नहीं हुई। जवान औरत शीला मुस्कुराई। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तन्हा रहने से आप घबरा नहीं जाएंगे? इमरान बोला, मैं राइटर हूँ और राइटर तन्हाई में बड़े खुश रह लेते हैं। शीला ने कहा, बिल्कुल ठीक है। इमरान कहने लगा, कहिए मैं कितना किराया पेशगी दे दूं? शीला बोली, वही जो मैंने आपको टेलीफोन पर बताया। 2 माह का किराया एडवांस और हर माह किराया पहली की पहली मुझे मिल जाना चाहिए। इमरान बोला, इसकी आप फिक्र न करें। उसने ब्रीफकेस खोला। शीला ने ब्रीफकेस में नोटों को देखा तो उसकी आंखें खुल गईं।
इमरान ने हजार के 10 नोट गिनकर शीला के हवाले कर दिए और कहा, ये तो 2 माह का एडवांस किराया है और ये 5,000 रुपये इस माह का किराया। इमरान ने मजीद 5,000 रुपये शीला के हवाले कर दिए। मिस काली ये सारी कार्रवाई बड़ी खामोशी से देख रही थी। उसने इमरान से कहा, इमरान इससे रसीद लिखवा लो, ये मुझे चालाक औरत लगती है। इमरान ने ब्रीफ केस में से कागज और बॉल पॉइंट निकालकर शीला की तरफ बढ़ाया और कहा, कारोबार में शर्म नहीं होती, यहाँ रसीद लिख दीजिएगा श्रीमती जी। शीला ने उसी वक्त रसीद लिख दी और बोली, मैं जा रही हूँ, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, अगर किसी किस्म की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर सकती हैं। अच्छा ओके, बाय बाय। शीला की छोटी स्पोर्ट्स कार बंगले के गैराज के अंदर खड़ी थी। वो कार में बैठकर चली गई। ये अच्छी बात थी कि बंगला सजा सजाया मिल गया। मिस काली ने चल फिर कर इमरान के साथ सारे बंगले का जायजा लिया और कहने लगी, इसमें नीचे कोई तय खाना ज़रूर होगा। इमरान ने कहा कि अगर तय खाना होता तो बंगले की मालका शीला उसका जिक्र ज़रूर करती। मिस काली ने कहा, हो सकता है वो हमें तय खाना ना देना चाहती हो। इमरान बोला, मुमकिन है, तय खाने में उसने पुरानी चीज़ें स्टोर करके रख दी हों। मिस काली ने कहा, हमें तय खाने की ज़रूरत पड़ सकती है इमरान, यहाँ हम एक खुफिया जासूसी अड्डे के खिलाफ अपनी सरगर्मियाँ शुरू करने वाले हैं। हमारी ये जगह पुलिस की निगाह में भी आ सकती है और हमें किसी हंगामी हालत में तय खाने की ज़रूरत पड़ सकती है। आओ तय खाना तलाश करते हैं। उन्होंने बंगले के अंदर सारे कमरे देख लिए। वहाँ कोई रास्ता नीचे किसी तय खाने को नहीं जाता था। वह बंगले के बाहर आ गए। बाहर से भी कहीं कोई ऐसा रास्ता या जीना नजर नहीं आया जो किसी तय खाने को जाता हो। अचानक मिस काली कहने लगी, गैराज में आओ। वो गैराज में आ गए। गैराज के ऊपर छत पड़ी हुई थी। यहाँ उन्हें एक छोटा सा खिड़की जितना दरवाजा दिखाई दिया जो कोने में फर्श से 1 फुट ऊंचा था। मिस काली ने मुस्कुराकर कहा, देखा, आखिर हमने तय खाना ढूंढ ही लिया। इमरान झुककर दरवाजे को देखने लगा। दरवाजे पर ताला पड़ा था। मिस काली ने कहा, यही दरवाजा तय खाने का है इमरान, मैं इसे खोलती हूँ। मिस काली ने बंद ताले को अपनी उंगली लगाई तो ताला खुल गया। यहाँ से एक लकड़ी का जीना अंधेरे में नीचे जा रहा था। इमरान ने जेब से टॉर्च निकालकर रोशन की तो मालूम हुआ कि जीना नीचे एक तंग कमरे में जाता है। वो नीचे उतर गए। तंग कमरे में दीवार के साथ लोहे के 2 बड़े बड़े संदूक पड़े थे। उन संदूकों को भी ताले लगे हुए थे। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है इन संदूकों में बंगले की मालकन का अपना सामान पड़ा होगा। हमें इनकी तलाशी नहीं लेनी चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तय खाना हमने देख लिया है, कभी अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम इसे अपने इस्तेमाल में ले आएंगे। मिस काली ने कहा, मुझे कुछ शक सा हो रहा है, मैं एक संदूक को खोलकर देखना चाहती हूँ। इमरान बोला, क्या शक हो रहा है तुम्हें मिस काली? मिस काली ने कोई जवाब न दिया और लोहे के एक संदूक के ताले को उंगली लगाकर खोल दिया। फिर उसने संदूक के भारी ढक्कन को ऊपर उठा दिया। संदूक के अंदर से एक नागवार सी तेज बू आई। मिस काली ने कहा, इमरान अंदर टॉर्च की रोशनी डालो। इमरान ने टॉर्च की रोशनी संदूक में डाली तो उसका दिल खौफ से उछल सा गया। संदूक में 10-12 इंसानी हड्डियों के पिंजर एक दूसरे के ऊपर पड़े थे। इंसानी खोपड़ियां टेढ़ी होकर सीने की हड्डियों में पड़ी थीं। ऊपर वाले एक इंसानी पिंजर की हड्डियों पर कहीं कहीं अभी तक खाल का गोश्त चिमटा हुआ था और 2 खोपड़ियों के सर के बाल भी नजर आ रहे थे। इमरान डरकर पीछे हट गया। मिस काली, हम क्या देख रहे हैं? ये इंसानी पिंजर यहाँ कहाँ से आ गई? ये क्या मुअम्मा है? मिस काली ने इमरान के हाथ से टॉर्च ले ली और इंसानी पिंजरों को घूरते हुए बोली, यही वो शुबा था जो मेरे दिल में बेदार हो गया था इन संदूकों को देखकर। असल में मुझे इंसानी पिंजरों की एक खास बू आ गई थी। इमरान भी अब संदूक में पड़े इंसानी हड्डियों के पिंजरों को देखने लगा। ये हड्डियों के इंसानी पिंजर यहाँ किसने रखी हैं? मिस काली ने कहा, जाहिर है जो इस बंगले की मालिक है उसी ने रखे होंगे, दूसरा तो कोई यहाँ नहीं रख सकता। इमरान बोला, तो क्या इन लोगों को बंगले की मालिक शीला ने कत्ल करके लाशें संदूक में बंद कर दी थी? मिस काली ने कहा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, मगर उसने इन्हें क्यों कत्ल किया? इमरान ने सवाल किया। मिस काली कहने लगी, हमें यह मुअम्मा भी हल करना होगा। मिस काली ने झुककर एक हड्डी को उठा लिया। ये इंसान के हाथ की उंगली की हड्डी थी। उस उंगली की हड्डी में नीले रंग का प्लास्टिक का छल्ला पड़ा था। मिस काली ने वो छल्ला निकालकर इमरान को दिखाया। ये उस बदनसीब औरत का छल्ला है जो इसने अपनी उंगली में पहना हुआ था। इमरान ने ताज्जुब से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये औरत की उंगली है? मिस काली ने औरत की कलाई की हड्डी उठा ली और कहा, यह हड्डी औरत की है। ये एक जवान औरत थी। मैं हड्डी देखकर तुम्हें इस औरत के बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ। इस औरत की उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं थी। इमरान ने छल्ला मिस काली को वापस कर दिया। ये उसी की उंगली में डाल दो, मुझे तो इससे डर लगने लगा है। और खुदा के लिए संदूक बंद कर दो, हमें इससे क्या लेना? हमें तो अपना काम करना है। अगर शीला ने या उसके किसी आदमी ने इन लोगों को कत्ल करके लाशें संदूक में बंद कर दी हैं तो हमें क्या? चलो तय खाने को इसी तरह बंद कर देते हैं। मिस काली ने कहा, जो औरत या आदमी इस बंगले में इतने सारे मर्दों और औरतों को कत्ल करके उनकी लाशें संदूक में बंद कर सकता है, वो तुम्हें भी कत्ल करने की कोशिश कर सकता है। इमरान मिस काली की तरफ देखने लगा। तो फिर हम ये बंगला छोड़ दें, क्या ख्याल है तुम्हारा? हम कोई दूसरा बंगला ले लेते हैं।
मिशकाली ने संदूक को बंद कर दिया, कहने लगी, ये बंगला अपने मिशन के लिए बड़ा मुनासिब है। इससे अच्छी और अलग थलग जगह हमें दूसरे इलाके में नहीं मिल सकती। हम ये बंगला नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हमें एहतियात की ज़रूरत होगी। हम मोहतात रहेंगे। चलो अब दूसरे संदूक को देखते हैं। इमरान ने कहा, मिशकाली रहने दो प्लीज़। मिशकाली ने नीला प्लास्टिक का छल्ला अपनी उंगली में डाल लिया। इमरान ने कहा, खुदा के लिए इसे उतार कर संदूक में ही फेंक दो। मिशकाली मुस्कुराकर बोली, अब तो मैंने संदूक बंद कर दिया है और फिर मुझे कुछ नहीं होता। ये छल्ला उस बदनसीब औरत की निशानी बनकर मेरी उंगली में पड़ा रहेगा। शीला इसे मेरी उंगली में देख तो सकती नहीं। इमरान के मना करने के बावजूद मिशकाली ने दूसरे संदूक को खोल दिया। दूसरे संदूक में भी इंसानी लाशों की हड्डियां बिखरी हुई थीं। इमरान ने किसी कदर खौफजदा होकर कहा, यहाँ तो लगता है इंसानों का कत्लेआम हुआ है। मिशकाली ने संदूक को बंद करते हुए कहा, इस औरत का ताल्लुक मुझे कातिलों के किसी ऐसे गिरोह से लगता है जो किसी लालच की वजह से लोगों को यहाँ बुलाते हैं, उनसे अपना मतलब पूरा करते हैं और फिर इस ख्याल से कि ये कहीं पुलिस को खबर न कर दें, उन्हें कत्ल करके लाशें संदूक में बंद कर देती हैं कि उनका कोई सबूत भी बाकी ना रहे। इमरान और मिशकाली तय खाने से बाहर निकल आए। गैराज के दरवाजे पर मिशकाली ने दोबारा ताला लगा दिया। इमरान ने कहा, मिशकाली अब तुम जैसे कहो मैं वैसे ही करूँगा। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ रहता हूँ, नहीं तो कोई दूसरा ठिकाना ढूंढती हैं। मिशकाली कहने लगी, नहीं इमरान, हम इसी बंगले में ही रहेंगे। इमरान ने भी अपना फैसला न बदला और उसी बंगले में ठहरने के इरादे पर कायम रहा। थोड़ी देर बंगले में बैठकर वो बातें करते रहे, फिर शहर में आ गए। यहाँ एक शॉपिंग सेंटर में उन्होंने कुछ ज़रूरी कपड़े, चादरें और दूसरा सामान खरीदा और बंगले पर वापस आ गए। जब शाम होने लगी तो मिशकाली ने पूछा, इमरान, अब हमें अपने प्रोग्राम पर अमल शुरू कर देना चाहिए। हमारी सरगर्मियों के लिए शाम का वक्त ही हमेशा ठीक रहता है। मैं चाहती हूँ कि तुम भारतीय तखरीबकारों के चीफ जासूस जेडी का पता चलाओ कि उसने पाकिस्तान में तखरीबकारों को भेज दिया है कि नहीं। इमरान कहने लगा, मगर मिशकाली, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि तुम रेहान को भी यहाँ ले आओ ताकि हम दोनों मिलकर उन पाकिस्तानी दुश्मन जासूसों का मुकाबला करें। तुमने इसका भी वादा किया था। मिशकाली कुछ देर तक चुप रही, फिर कहने लगी, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ इंडिया के बॉर्डर तक जाना होगा। इमरान बोला, मैं तैयार हूँ। मिशकाली ने कहा, तो फिर आज रात की फ्लाइट से हम बम्बई से अमृतसर चलते हैं। मैं पाकिस्तान जाकर रेहान को ले आऊँगी। इमरान को क्या इनकार हो सकता था। रात को हर रोज़ बम्बई से दिल्ली को हवाई जहाज़ों की परवाज़ें जाती थीं। वो 12 बजे रात की परवाज़ में जहाज़ में बैठकर दिल्ली आ गए। यहाँ उन्होंने एक होटल में आराम किया। दूसरे दिन वो दिल्ली से अमृतसर आ गए। यहाँ मिशकाली ने इमरान को एक होटल में ठहराया और खुद इंडिया के बॉर्डर की तरफ चल दी। उसने बॉर्डर क्रॉस किया। अब वो पाकिस्तान में थी। पाकिस्तान में वो रावलपिंडी बड़ी आसानी से पहुंच गई। मिशकाली रेहान की शक्ल पहचानती थी। वो रेहान से कभी नहीं मिली थी, मगर रेहान की शक्ल उसकी आंखों के सामने थी। उसे रेहान से मिलने की ज़रूरत नहीं थी। वो उससे मिले बगैर उसे पहचान सकती थी। रेहान का पता इमरान ने मिशकाली को बता दिया। वो पिंडी पहुंची तो शाम होने वाली थी। वो सीधी रेहान के घर पहुंची। उसको मालूम था कि रेहान उसे देख ना सकेगा और उसकी आवाज़ भी ना सुन सकेगा। इसका बंदोबस्त उसने ये किया कि अपने पास एक बॉल पॉइंट और एक छोटी नोटबुक रख ली। उसने रेहान के मकान की घंटी बजाई। इत्तेफाक से रेहान की बजाय नौकर बाहर आ गया। उसने इधर उधर देखा। उसे घंटी बजाने वाला कोई नजर ना आया तो दरवाज़ा बंद करके मकान में वापस चला गया। मिशकाली ने एक बार फिर घंटी बजाई। फिर वही नौकर बाहर आया। इधर उधर देखकर फिर वापस चला गया। तीसरी बार मिशकाली ने घंटी बजाई तो रेहान बाहर आ गया। मिशकाली ने उसे पहचान लिया। ये रेहान ही था। रेहान ने भी इधर उधर देखा और हैरान हुआ कि ये घंटी बार बार कौन बजा रहा है। मिशकाली ने एक रुक्का लिखकर रेहान के सामने फेंक दिया। रेहान ने अचानक एक सफ़ेद कागज़ अपने आगे गिरते देखा तो वो हक्का बक्का सा हुआ। फिर पर्चे को उठाकर पढ़ा। वहाँ लिखा था, रेहान, इमरान तुम्हें बुला रहा है। मैं मिशकाली हूँ। तुम ना तो मेरी आवाज़ सुन सकते हो और ना मुझे देख सकते हो, मगर मैं इमरान की साथी हूँ। इमरान और मैं दोनों मिलकर इंडिया में पाकिस्तान के दुश्मन तकरीबकारों का सफाया करने वाले हैं। इमरान ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो। रेहान ने कहा, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो? मिशकाली ने दूसरे रुक्के पर लिखा, हाँ, मैं तुम्हें देख भी सकती हूँ और तुम्हारी आवाज़ भी सुन सकती हूँ। मैं कौन हूँ ये तुम्हें इंडिया पहुँचकर इमरान खुद ही बता देगा। अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? रेहान ने कागज़ पर लिखा, मेरे साथ मेरे कमरे में आ जाओ। ये कहकर रेहान मकान के ड्राइंग रूम में आ गया। मिशकाली उसके साथ थी। रेहान ने दरवाज़ा बंद कर लिया। वो दोनों मेज़ के आमने सामने बैठ गए। अब वो लिख लिख कर एक दूसरे से बातें करने लगे। आखिर ये तय हुआ कि इमरान इसी वक्त मिशकाली के साथ इंडिया रवाना हो जाए। रेहान ने मिशकाली को ड्राइंग रूम में बैठने को कहा और ऊपर चला गया। जब नीचे आया तो उसने जीन्स और गर्म स्वेटर पहना हुआ था। ऊपर गर्म कोट था। हाथ में एक ब्रीफ केस जिसमें रिवॉल्वर और गोलियां और एक चाकू था। मिशकाली ने रेहान से कहा कि वो बेशक असलहा अपने साथ ले चले, क्योंकि बॉर्डर वो उसे खुद पार कराएगी।
मिशकाली ने रेहान को साथ लिया और रेलवे स्टेशन पर आ गई। रेहान लाहौर का टिकट लेकर ट्रेन में सवार हो गया। 10 बज रहे थे रात के कि वो लाहौर पहुंच गए। यहाँ से मिशकाली ने रेहान को अपने खास ढंग से बॉर्डर क्रॉस करा लिया और दोनों इंडिया के शहर अमृतसर में आ गए। इमरान अमृतसर के होटल में रेहान का पहले ही इंतजार कर रहा था। दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिले। इमरान ने मुख्तसर लफ्जों में रेहान को अपनी सारी कहानी सुनाई। फिर वो तीनों अमृतसर से दिल्ली की तरफ चल पड़े। रात उन्होंने ट्रेन में ही सोकर गुजारी। दिन के वक्त ट्रेन दिल्ली पहुंची। यहाँ से वह हवाई जहाज के जरिए बंबई आ गए। समुंदर किनारे वाला बंगला देखकर रेहान बोला, यह जगह बहुत अच्छी है। ये बताओ कि हमें जासूस चीफ जेडी को कब खत्म करना होगा, क्योंकि जो वाकयात तुमने सुनाए हैं उसके मुताबिक यही जेडी तकरीबकारों का चीफ है। इसे खत्म करना बहुत जरूरी है। मिशकाली कहने लगी, उसको खत्म करना कोई मुश्किल नहीं। मैं अभी जाकर उसे खत्म कर देती हूँ, लेकिन उसके मरने के बाद कोई दूसरा उसकी जगह ले लेगा। और फिर मुझे ये भी मालूम हुआ है कि इन लोगों की एक जमात इंडिया के शहर बेंगलोर में भी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरगर्मियां जारी किए हुए है। हमें उनका भी सफाया करना होगा। इमरान बोला, पहले हम चीफ जेडी को खत्म करते हैं, उसके बाद बेंगलोर वाले भारतीय तकरीबकारों से भी निमट लेंगे। मिशकाली बोली, इमरान तो मेरे साथ चलो और मुझे भारतीय जासूस जेडी का ठिकाना बताओ। मैं उसके अड्डे को तबाह करना चाहती हूँ। इमरान ने रेहान से कहा, रेहान तुम इसी बंगले में ठहरो, मैं मिशकाली को लेकर भारतीय जासूस के अड्डे पर जाता हूँ। रेहान बंगले पर ही रहा। इमरान ने मिशकाली को साथ लिया और दोनों भारतीय जासूस और तकरीबकारों के सरदार जेडी के खुफिया अड्डे की तरफ रवाना हो गए। रात हो गई थी। भारतीय तकरीबकार जासूस चीफ जेडी अपने अड्डे पर एक खुफिया मीटिंग कर रहा था। उस वक्त वहां 4 इंडियन तकरीबकार ऐसे थे जिनको 2 दिन बाद पाकिस्तान में बमों के धमाके करने के लिए भेजा जाने वाला था। मिशकाली और इमरान जेडी के अड्डे वाली पुरानी कोठी से कुछ फासले पर सड़क के किनारे रुक गई। मिशकाली को इमरान ने जेडी की कोठी दिखाकर कहा, इस वीरान कोठी के अंदर जेडी ने अपना खुफिया अड्डा बना रखा है। ऊपर वाली मंजिल वीरान है, कोने में सीढ़ियां निचली मंजिल में जाती हैं। मिशकाली ने इमरान से कहा, तुम यहीं किसी दरख्त के पीछे छुपकर बैठ जाओ, मैं कोठी में जाकर मालूम करती हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। इमरान ने मिशकाली को जेडी का हुलिया बता दिया। मिशकाली अंधेरे में जेडी की पुरस्कार कोठी की तरफ बढ़ी। इमरान वहीं एक दरख्त के पीछे बैठ गया। मिशकाली वीरान कोठी में दाखिल हो गई। चूंकि उसे कोई नहीं देख सकता था, इसलिए वो बड़ी आज़ादी से चल रही थी, लेकिन इतनी एहतियात जरूर कर रही थी कि चलते वक्त उसके कदमों की आवाज़ पैदा ना हो। कोठी की पहली मंजिल में कुछ भी नहीं था। लगता था कि यहाँ कोई नहीं रहता। कोने में अंधेरी सीढ़ियाँ नीचे जाती थी। मिशकाली को इमरान ने यही सीढ़ियाँ बताई थी। वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई तो दरवाज़ा बंद था। उसने दर्ज में से झांक कर देखने की कोशिश की, मगर दरवाजे में कोई दर्ज नहीं थी। दूसरी तरफ से एक आदमी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मिशकाली सोचने लगी कि वो अंदर किस तरह जाए। अगर वो खुद दरवाजे को खोलती है तो सबको पता चल जाएगा कि कोई अंदर दाखिल हुआ है। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने सीढ़ियों में ऐसी आवाज़ पैदा की जैसे कोई भारी शय सीढ़ियों में गिर पड़ी हो। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर उसी आदमी की आवाज़ बुलंद हुई, शंकर जाकर देखो सीढ़ियों में कौन है। शंकर पिस्तौल हाथ में लिए तेजी से सीढ़ियों वाले दरवाजे की तरफ आया। उसने एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। उससे सीढ़ियों में कुछ भी नजर न आया। इतनी देर में मिशकाली दरवाजे में से गुजरकर कमरे में दाखिल हो गई। शंकर ने इधर उधर देखा और दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, जेडी यहाँ कोई नहीं है। जेडी ने सिगार की राख झाड़ते हुए कहा, दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दो, शायद बाहर दरख्त पर से नारियल टूटकर गिरा होगा। मिशकाली ने जेडी को गौर से देखा। दिल में कहा, अच्छा तो ये है तकरीबकारों का गिरोह का चीफ जेडी, जो पाकिस्तान में तकरीबकारी करने के लिए जासूसों को भेजता है। वहाँ सोफों पर 4 तकरीबकार जासूस बैठे थे। जेडी हाथ में सिगार लिए दीवार पर पाकिस्तान का नक्शा लटकाए उन्हें लेक्चर दे रहा था। जब शंकर जासूस भी वहां आकर बैठ गया तो जेडी ने छड़ी को पाकिस्तान के नक्शे पर एक जगह रखते हुए कहा, यह पाकिस्तान का शहर लाहौर है और ये लाहौर की सबसे बड़ी इमारत है। शंकर तुम इसे गौर से देख लो, क्योंकि परसों तुम लाहौर में एक मुसलमान के भेष में मौजूद होगे और तुम्हें इस बिल्डिंग के गुसल खाने में ताकतवर बम लगाना है ताकि ये बिल्डिंग धमाके से उड़ा दी जाए। शंकर उठकर नक्शे के करीब आ गया। जेडी ने मेज की दराज में से लाहौर शहर की इमारतों, शॉपिंग प्लाजा और रेलवे पुलों की कुछ फोटो निकालकर शंकर के आगे रख दी और बोला, इनमें इस इमारत की तस्वीर भी है, इसको अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लो। शंकर लाहौर की बिल्डिंग की फोटो गौर से देखते हुए बोला, जेडी मैं एक बार इस बिल्डिंग में जा चुका हूँ। जेडी ने कहा, उस वक्त तुम सैर करने गए थे, अब तुम्हें इस बिल्डिंग में बम लगाने के लिए जाना है। याद रखो पाकिस्तानी अवाम और पुलिस बड़ी होशियार है, वहाँ सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। शंकर बोला, जेडी तुम फिक्र क्यों करते हो, भगवान की कृपा से परसों रात को यह बिल्डिंग मलबे का ढेर बन चुकी होगी। मिशकाली से ना रहा गया, उसे बड़ा गुस्सा आया। कहने लगी, परसों तुम जिंदा रहोगे तो बिल्डिंग में बम लगाओगे ना। मगर मिशकाली की आवाज़ किसी ने ना सुनी। चीफ जेडी कुर्सी पर बैठ के और बोला, दिल्ली की इंटेलिजेंस हमारे लिए
एक जासूस यहाँ भेज रही है। वो रेल के पुलों को उड़ाने का बड़ा माहिर है। अगली दफा एक टीम पाकिस्तान के रेलवे पुल उड़ाने के लिए जाएगी। ये खास जासूस जो दिल्ली से मेरे पास आ रहा है अगली टीम को ट्रेनिंग देगा। शंकर ने पूछा, क्या हम उसे जानते हैं जेडी? जेडी ने कहा, हम में से किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी। ये एक नया आदमी है जो पहले इसराइल में अरबों के खिलाफ बड़े कारनामे अंजाम दे चुका है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने इसे खास तौर पर पाकिस्तान के पुल उड़ाने के लिए यहाँ बुलाया है। एक दूसरे तकरीबकार ने पूछा, जेडी आखिर उसका कोई नाम तो होगा? जेडी कहने लगा, क्या अभी तक तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि ऐसे मामलों में बेहद राजदारी से काम लिया जाता है? हम सिर्फ उसे कोड लफ्जों से पहचानेंगे। वो कल सुबह मेरे पास इसी जगह आ जाएगा। शंकर, तुम मेरे पास मौजूद रहना, क्योंकि हो सकता है ये नया माहिर जासूस पाकिस्तान के किसी पुल को उड़ाने के बारे में भी तुम्हें कोई मशवरा दे। ओके जेडी, मैं यहाँ मौजूद हूँ, जेडी ने कहा। ओके, अब तुम लोग अपने अपने ठिकानों पर चले जाओ। कल रात इसी वक्त यहाँ पहुंच जाना। तुम्हें यहाँ से एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, जहाँ से तुम एक हवाई अड्डे के जरिए पाकिस्तान के बॉर्डर के पास पैराशूट की मदद से गिरा दिए जाओगे। बाकी हदायत तुम्हें अमृतसर में बॉर्डर के करीब मिलेंगी। शंकर, तुम मेरे पास ठहरो। सब तकरीबकार चले गए। शंकर और जेडी अकेले रह गए। मिशकाली उनके करीब ही खड़ी ये सारी बातें सुन चुकी थी। वो ये मालूम करने को बेताब थी कि जो नया इंडियन जासूस दिल्ली से आ रहा है उसका कोड लफ्ज क्या है, मगर वो खुद किसी तरह भी मालूम नहीं कर सकती थी। मिशकाली खामोशी से एक तरफ होकर सोफे पर आहिस्ता से बैठ गई। चीफ, जेडी और शंकर एक दूसरे के आमने सामने सोफों पर बैठे बातें करने लगे। मिशकाली ने उनकी बातों पर कान लगा दिए। जेडी ने कहा, शंकर, दिल्ली का जासूस कल सुबह जब यहाँ आएगा तो मैं पर्दे के पीछे छुपा हुआ होऊंगा। उसको तुम यहाँ पर मिलोगे और तुम ही उसके साथ कोड लफ्जों में बात करोगे। शंकर बोला, मगर बॉस, मुझे तो मालूम ही नहीं कोड वर्ड क्या है। जेडी ने कहा, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो, दिल्ली का जासूस कोठी में दाखिल होने से पहले कहेगा, मैं मुसाफिर हूँ, प्यास लगी है। तुम कहोगे यहाँ तो दरिया का पानी है। वो दरवाजे की दूसरी तरफ से जवाब देगा, मगर मैं तो समुंदर का पानी पीता हूँ। तुम कहोगे समुंदर कहाँ है? वो जवाब देगा, समुंदर तुम्हारी जेब में है। इसके बाद वो दरवाजे पर 4 मरतबा ठक ठक करेगा। फिर तुम दरवाजा खोल देना, क्योंकि इस तरह से यकीन हो जाएगा कि ये वही दिल्ली वाला जासूस ही है। कमरे में आकर वो तुमसे मेरे बारे में पूछेगा। वो मेरा नाम नहीं लेगा, सिर्फ जेडी 15 कहेगा। तब मुझे यकीन हो जाएगा कि ये अपना दिल्ली वाला जासूस ही है। फिर मैं पर्दे से बाहर आकर उससे मुलाकात करूंगा। मैं सिर्फ एहतियात के तौर पर पर्दे के पीछे छुपा रहूंगा कि अगर कोई पाकिस्तानी जासूस हुआ तो मैं इस पर्दे के पीछे ही से शूट कर दूं। मिशकाली ने बड़ी तेजी से वो सारे कोड लफ्ज याद कर लिए जो दिल्ली के जासूस ने यहाँ कर बोलने थे। मिशकाली को सारे जुमले याद हो गए। वो बार बार ये कोड जुमले अपने दिल में दोहरा रही थी। मिशकाली के जहन में एक स्कीम आ गई। चूंकि मिशकाली और इमरान इंडियन तकरीबकारों के पूरे गिरोह को तबाह करना चाहते थे, इसलिए जरूरी था कि उनके अंदर घुसकर उनके सारे जासूसों और खुफिया अड्डों का पता चलाया जाए और फिर एक एक करके उन सबको तबाह कर दिया जाए। सिर्फ एक शंकर या एक जेडी को कत्ल कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनको कत्ल कर देने से आगे सुराग लगाने का रास्ता बंद हो जाता था। मिशकाली वहां से अब वापस जाना चाहती थी, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा था और मिशकाली जेडी और शंकर के सामने ताले को उंगली लगाकर नहीं खोलना चाहती थी। वो उन लोगों के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। आखिर कुछ देर तक बातें करते रहने के बाद जेडी ने शंकर से कहा, शंकर, तुम बाहर जाकर देखो सब ठीक है, कोई बाहर हमारी निगरानी तो नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे एक सिग्नल मिला है कि पाकिस्तानी जासूस यहाँ बंबई में दाखिल हो चुका है। शंकर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने चाबी लगाकर ताला खोला। उसके साथ ही मिशकाली भी तय खाने वाले बड़े कमरे से निकलकर ऊपर कोठी की पहली वीरान मंजिल में आ गई। शंकर तो बाहर निकलकर अंधेरे में माहौल का जायजा लेने लगा और मिशकाली तेज तेज कदमों से चलती सड़क पार करके इमरान के पास आई और उसे कहा, जल्दी से यहाँ से निकल चलो, जेडी का आदमी शंकर इधर आ रहा है। इमरान एक चालाक खरगोश की तरह वहीं झुका झुका एक तरफ को निकल गया। मिशकाली उसके साथ थी। वह दूसरी तरफ से काफी आगे जाकर सड़क पर निकल आए। इमरान ने पूछा, अंदर क्या हो रहा था, क्या खबर लाई हो? मिशकाली ने कहा, बड़ी अच्छी खबर है, हमें एक नई और खतरनाक स्कीम पर अमल करना होगा, मगर ये सारी बातें मैं बंगले में जाकर रेहान के सामने बताऊंगी। वो टैक्सी लेकर अपने नए समुद्र किनारे वाले बंगले की तरफ रवाना हो गए। इमरान ने रेहान को हदायत कर दी थी कि वह बंगले के सिर्फ ड्राइंग रूम की बत्ती जलाए, बाकी बंगले की कोई लाइट रोशन न करे। मिशकाली और इमरान ने काफी पीछे समुद्र के किनारे टैक्सी छोड़ दी और पैदल ही आगे चल पड़े। बंगले के पास आकर उन्हें ड्राइंग रूम की रोशनी नजर आई। रेहान ने तमाम खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए थे। मिशकाली और इमरान ड्राइंग रूम में आए तो रेहान सोफे पर बैठा एक अंग्रेजी फिल्मी रिसाला पढ़ रहा था। उसने रिसाला एक तरफ फेंक दिया और बोला, क्या खबर लाए हो इमरान? मिशकाली भी तुम्हारे साथ है ना? इमरान ने कहा, सब ठीक है रेहान। मिशकाली के जहन में एक नई खतरनाक स्कीम आई है, वो हमें बताने वाली है।
इमरान ने मिशकाली की तरफ देखा और कहा, मिशकाली, तुम माफूकुल फितरत यानी एक तरह से रूहों की दुनिया से ताल्लुक रखने वाली औरत हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रेहान भी मेरी तरह तुम्हें देख सके और तुम्हारी आवाज़ सुन सके? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम तीनों एक खास मिशन पर निकले हुए हैं और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को देख भी सकें और एक दूसरे की आवाज़ भी सुन सकें। रेहान ने इमरान की तायद कर दी। मिशकाली कुछ सोचने लगी, फिर बोली, मेरे साथ किचन में आओ। वो तीनों किचन में आ गए। मिशकाली ने किचन के गैस चूल्हे की आग जलाई, फिर छुरी से अपने बालों की एक लट काट कर फ्राइंग पैन में डाली और उसे आग पर रख दिया। देखते देखते बाल जलकर राख हो गए। इमरान और रेहान ये सब कुछ गौर से देख रहे थे। मिशकाली ने बालों की राख को एक दूसरी प्लेट में डाल दिया और उसे ठंडा करने लगी। जब राख बिल्कुल ठंडी हो गई तो मिशकाली ने इमरान से कहा, माचिस की एक तीली निकालो। इमरान ने दराज में से माचिस निकालकर उसकी एक तीली मिशकाली को दे दी। मिशकाली ने माचिस की तीली को घिसकर गोल किया और उसके साथ अपने बालों की राख लगाकर इमरान से कहा, ये एक एक सलाई रेहान की आंखों में लगा दो, इसके बाद वो मुझे देख सकेगा। इमरान ने तीली रेहान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, रेहान, क्या तुम तैयार हो? रेहान बोला, क्यों नहीं, हमारे मिशन के लिए जरूरी है कि हम तीनों एक दूसरे को ना सिर्फ देख सकें बल्कि हम एक दूसरे की आवाज भी आनी चाहिए। तो फिर अपनी आंखें आगे करो। रेहान इमरान के करीब आ गया। उसने अपनी दोनों आंखें खोल दी। इमरान ने बिस्मिल्लाह पढ़कर रेहान की आंखों में एक एक सलाई फेर दी। रेहान आंखें झपकने लगा। फिर उसे अपने सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नीली जीन्स और नीली जैकेट में नजर आई, जिसके बाल सुनहरी थे और आंखें बेहद खूबसूरत। मिशकाली समझ गई कि रेहान ने उसे देख लिया है। वो मुस्कुराने लगी। रेहान बोला, मिशकाली, तुमसे मिलकर वाकई मुझे बहुत खुशी हुई, मगर मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता। मैं तुम्हारी आवाज भी सुनना चाहता हूँ। मिशकाली ने कहा, इसका इंतजाम भी अभी हुआ जाता है। और मिशकाली ने अपने बालों की राख थोड़ी थोड़ी रेहान के कानों में डाल दी। फिर कहा, रेहान, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? रेहान ने खुश होकर कहा, बिल्कुल सुन रहा हूँ। मिशकाली, तुम्हारी आवाज भी तुम्हारी शक्ल की तरह खूबसूरत है। मिशकाली और इमरान दोनों मुस्कुराने लगे। इमरान ने कहा, अब हम हर तरह से अपने मिशन को शुरू करने के लिए तैयार हो गई हैं। मिशकाली, अब हमें बताओ कि तुम्हारे जहन में कौन सी स्कीम है जिसे तुम खतरनाक बता रही थी। मिशकाली ने कहा, हम वैसे तो जो भी स्कीम बनाएंगे वो खतरनाक होगी क्योंकि हम दुश्मन के इलाके में हैं, लेकिन ये जो स्कीम मैं बताने वाली हूँ इसमें रेहान को बड़ी होशियारी और अक्लमंदी से काम लेना होगा। रेहान बोला, मिशकाली, तुम स्कीम बताओ, मैं होशियारी और अक्लमंदी से काम लेना जानता हूँ। मिशकाली ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, अब मैं तुम्हें अपनी स्कीम बताती हूँ। वो वहीं किचन में छोटी मेज के गिर्द बैठ गई। मिशकाली ने उन्हें बताया कि कल सुबह दिल्ली से इंडियन इंटेलिजेंस का एक आदमी जेडी से मिलने आ रहा है। फिर उसने जो बातें भारतीय जासूस के तय खाने में उसी की जुबानी सुनी थी वो सारी की सारी एक एक लफ्ज करके रेहान और इमरान को सुना दी और कोड जुमले भी बता दिए जो उसने सुने थे। इमरान ने कहा, क्या तुम ये चाहती हो कि रेहान कल सुबह इंडियन इंटेलिजेंस का भेजा हुआ जासूस बनकर चीफ जेडी के पास जाए? हाँ, मिशकाली बोली, मैं यही चाहती हूँ। इस तरह से हमें उन लोगों के दूसरे खुफिया ठिकानों और दूसरे जासूसों का भी इल्म हो जाएगा। हम उनके अंदर घुसकर ही उनके राज मालूम कर सकती हैं और ये उनके अंदर घुसने का बड़ा कीमती मौका मिल रहा है। इमरान और रेहान मिशकाली की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। मिशकाली कह रही थी, इमरान, ये काम तुम और मैं नहीं कर सकते। तुम्हें जेडी ने देखा हुआ है, वो तुम्हें फौरन पहचान लेगा, लेकिन रेहान को उसने अभी तक नहीं देखा। रेहान बड़ी आसानी से दिल्ली के जासूस का भेष बदलकर उसके पास जा सकता है और उनके अंदर रहकर उनके कीमती राज मालूम कर सकता है। क्या ख्याल है तुम्हारा इस स्कीम के बारे में? इमरान ने रेहान की तरफ देखा। रेहान बोला, बड़ी अच्छी स्कीम है। मिशकाली ठीक कहती है, हमें इस कीमती मौका से पूरा फायदा उठाना चाहिए। मैं दिल्ली का भेजा हुआ जासूस बनकर कल सुबह जेडी के खुफिया ठिकाने पर जाने को तैयार हूँ। इमरान ने कहा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम अपने कोड जुमलों को लिखकर अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि अगर तुम जरा भूल गए तो जेडी तुम्हें उसी वक्त शूट कर देगा। मिशकाली ने कहा, खैर, मैं ऐसा तो नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं रेहान की हिफाजत के लिए वहां मौजूद होंगी, मगर रेहान को कोड जुमले किसी हालत में भी भूलने नहीं चाहिए। यह हमारा आखिरी मौका है। अगर रेहान का भेद भी खुल गया तो हम किसी आदमी को उन लोगों के गिरोह में उनके राज मालूम करने के लिए नहीं भेज सकेंगे। मैं खुद इसलिए उनके गिरोह में साथ साथ रहने से कतराती हूँ कि मेरी दुश्मन भारत माता का उस गिरोह से ताल्लुक है और उसका जादू मुझ पर चल सकता है। अभी तक मुझे भारत माता के तिलिस्म का तोड़ मालूम नहीं हो सका। रेहान कहने लगा, मिशकाली, तुम बिल्कुल फिक्र न करो, आखिर मैं कोई अनाड़ी नहीं हूँ। मैं भी एक तरबियत याफ्ता जासूस हूँ और इससे पहले कई भेष बदल चुका हूँ। मुझे वह तमाम कोड लफ्ज और जुमले लिखवा दो जो मुझे जेडी के खुफिया अड्डे पर जाकर बोलने होंगे। मिशकाली ने एक कागज पर वो सारे कोड जुमले लिख दिए और रेहान उन्हें बार बार पढ़ने लगा। रात को सोने से पहले भी रेहान ने उन सारे जुमलों को 10-11 मरतबा पढ़ा। सुबह उठकर भी उन्हें याद किया और अब वो सारे के सारे कोड जुमले उसे पानी की तरह याद हो गए।
इमरान ने मिशकाली से कहा, इस बात का हमें ख्याल रखना होगा कि कहीं दिल्ली इंटेलिजेंस की तरफ से कोई खास पैगाम ना आ जाए, क्योंकि फिर रेहान का पोल खुल सकता है। मिशकाली कहने लगी, तुम दोनों सीक्रेट सर्विस के आदमी हो और तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो कि जब एक बार किसी जासूस को किसी खास जगह रवाना कर दिया जाता है तो फिर हेडक्वार्टर उसके साथ बहुत कम राब्ता रखता है, और फिर ये दिल्ली का जासूस तो अपने ही मुल्क में अपने ही आदमियों के पास भेजा जा रहा है। उसके बारे में दिल्ली हेडक्वार्टर को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। ये दलील इमरान और रेहान को कायल कर गई। अब रेहान ने भारतीय जासूस जेडी के खुफिया अड्डे पर जाने की तैयारियां शुरू कर दी। इमरान ने रेहान को हिंदुओं के तर्ज के कपड़े पहनाए, यानी खद्दर का पजामा, खद्दर की कमीज और नसवारी रंग की खद्दर की सदरी। उसके माथे पर सुर्ख रंग का तिलक लगाया, जिस तरह हिंदू सुबह के वक्त कोई काम शुरू करने से पहले लगाया करते हैं। उसको इंडियन करेंसी के 100 के 10 नोट दिए। अब रेहान बिल्कुल हिंदू नजर आ रहा था। रेहान ने एक बार फिर अपने कोड फिक्रों को पढ़ा। मिशकाली ने कहा, अब इस कागज को जला डालो, तुम्हें कोड जुमले तो याद हो गए होंगे। रेहान ने आखिरी बार उन जुमलों को अपने दिल में दोहराया और कागज को किचन में जाकर आग लगाई और उसकी राख पानी में बहा दी। इमरान बंगले पर ही रहा और मिशकाली रेहान को साथ लेकर भारतीय जासूस जेडी के खुफिया ठिकाने की तरफ चल पड़ी। रेहान हिंदू बना मिशकाली के साथ टैक्सी में बैठा था। टैक्सी रेहान ने ली थी। एक खास जगह पहुंचकर मिशकाली ने रेहान से कहा, यहाँ टैक्सी रुकवा लो, हमें यहीं उतरना होगा। रेहान ने टैक्सी वाले से कहा, महाराज यहाँ रोक दें टैक्सी, बस मुझे यहीं उतरना है। ड्राइवर ने सड़क के किनारे एक इमारत के पास टैक्सी रोक दी। रेहान ने किराया अदा किया और मिशकाली के पीछे पीछे फुटपाथ पर चलने लगा। मिशकाली उसकी रहनुमाई कर रही थी। आगे एक ग्राउंड में से होकर मिशकाली एक वीरान से बाग में आ गई। फिर एक जगह दरख्त के पास रुक गई। उसने सामने वाली पुरानी खस्ताहाल कोठी की तरफ इशारा करके कहा, भारतीय जासूस जेडी का खुफिया अड्डा इस कोठी के निचली मंजिल में है। जब तुम कोठी के अंदर जाओगे तो तुम्हें दाएं जानिब एक रास्ता तय खाने में जाता मिलेगा। मुमकिन है इससे पहले तुम्हें जेडी का खास आदमी शंकर मिल जाए। अगर वो ना मिला तो तुम बेखतर सीढ़ियां उतर जाना, दरवाजा बंद होगा। वहां तुम्हें दूसरी तरफ से शंकर आवाज देगा और तुम कोड जुमले बोलोगे। खुफिया कोड फिक्रे एक मर्तबा फिर अपने जहन में दोहरा लो। रेहान ने एक बार फिर कोड जुमलों को अपने जहन में दोहराया और बोला, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मिशकाली ने कहा, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे कुछ फासला रखकर आऊंगी। रेहान ने कांग्रेसी सदरी की जेबों में से हाथ बाहर निकाल लिए और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता कोठी की तरफ बढ़ा। कोठी की हालत बड़ी खस्ता थी। लगता था कि यहाँ एक मुद्दत से कोई नहीं आया और ये वीरान पड़ी है। वो कोठी के अंदर दाखिल हो गया। पहली मंजिल का कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था। उसने देखा कि बाएं जानिब सीढ़ियां नीचे जाती हैं। रेहान ने पीछे देखा। मिशकाली उसके पीछे पीछे आ रही थी। रेहान सीढ़ियां उतर गया। आगे दरवाजा बंद था। रेहान ने दरवाजे पर सिर्फ एक बार दस्तक दी। दूसरी तरफ शंकर और जेडी दिल्ली वाले जासूस की आमद के लिए बिल्कुल तैयार थे। जो ही दरवाजे पर दस्तक हुई, जेडी ने शंकर से कहा, दिल्ली वाला जासूस आ गया है, इससे कोड में बात करो। मैं पर्दे के पीछे छुप जाता हूँ। अगर कोई गड़बड़ हुई तो फिक्र न करना, ये जासूस मेरे पिस्तौल की जद में होगा। मैं 1 सेकंड में इसे गोली से उड़ा दूंगा। शंकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने बंद दरवाजे के पास जाकर आवाज दी, कौन है? दूसरी तरफ से रेहान ने कहा, मुसाफिर हूँ, प्यास लगी है। शंकर ने कहा, यहाँ तो दरिया का पानी है। दूसरी तरफ से रेहान ने कहा, मगर मैं तो समुंदर का पानी पीता हूँ। शंकर ने कहा, समुंदर कहाँ है? रेहान ने कहा, समुंदर तुम्हारी जेब में है। इसके साथ ही रेहान ने दरवाजे पर हाथ से 4 मरतबा ठक ठक की। अब शंकर को यकीन हो गया कि यह आदमी दिल्ली हेडक्वार्टर का भेजा हुआ ही जासूस है। उसने दरवाजा खोल दिया और देखा कि सीढ़ियों में एक दुबला पतला नौजवान हिंदुआना कपड़े पहने खड़ा था। रेहान ने हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर नमस्कार कहा। शंकर ने कहा, अंदर आ जाओ महाराज। रेहान उस छोटे से हॉल कमरे में आया जो बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। रोशनी में कालीन और फर्श चमक रहा था। शंकर ने सोफे की तरफ इशारा किया। रेहान सोफे पर बैठ गया और बोला, जेडी 15 कहाँ है? अब पर्दे के पीछे छुपे हुए भारतीय जासूस जेडी को यकीन हो गया कि ये दिल्ली का भेजा हुआ जासूस ही है, क्योंकि उसने कोड के खुफिया जुमले बिल्कुल ठीक ठाक बोले थे और किसी जासूस की यही सबसे बड़ी शनाख्त होती है, क्योंकि कोड एक बेहद खुफिया जुबान होती है जो सिवाय खास जासूस के दूसरे किसी को मालूम नहीं होती। जेडी पर्दे से बाहर निकल आया। रेहान उसे देखकर सोफे से उठ खड़ा हुआ। जेडी ने रेहान से हाथ मिलाया और पूछा, यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रेहान ने जेडी को घूर कर देखा और सख्त लहजे में बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के आदमी हैं और हमें कभी तकलीफ नहीं होती? जेडी ने जल्दी से कहा, आई एम सॉरी, और पिस्तौल जेब में रख लिया। रेहान ने जेडी की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें अपना असली नाम नहीं बताऊंगा। तुम भी जानते हो कि हम लोग अपना असली नाम अपने आदमियों को भी नहीं बताते, लेकिन गुफ्तगू करने और एक दूसरे से राब्ता कायम करने के लिए तुम मुझे सुभाष के नाम से पुकार सकते हो। जेडी को मालूम था कि यह हेडक्वार्टर दिल्ली से आया हुआ
इंटेलिजेंस का खास आदमी है, इसलिए वो रेहान की हर तरह से खातिरदारी करने लगा। उसे यकीन था कि इसकी सिफारिश पर उसे तरक्की मिल सकती थी। जेडी ने कहा, आपके लिए पीने को क्या मंगवाऊं? रेहान ने गर्दन उठाकर कहा, इसकी जरूरत नहीं। दिल्ली हेडक्वार्टर ने मुझे काम के लिए भेजा है, तुम्हारे शरबत पीने के लिए नहीं। मुझे बताओ कि तुम्हारे वो आदमी कहाँ हैं जिनको रेलवे पुल उड़ाने की तरबियत देनी है। जेडी ने शंकर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह शंकर है। इसके साथ 4 आदमी कल रात पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं, मगर उनके जिम्मे रेलवे पुलों की बजाय लाहौर और कराची की इमारतों को बम से उड़ाना है। रेहान ने दिल में कहा, तुम्हारे इन आदमियों को तो मैं पाकिस्तान पहुंचने से पहले पहले ही खत्म कर दूंगा। ऊपर से कहने लगा, जेडी 15, मुझे इनसे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे ये बताओ कि वो लोग जिनको तुम पाकिस्तान में रेल के पुल उड़ाने के लिए भेज रहे हो कहाँ हैं, क्योंकि हेडक्वार्टर ने मुझे उनको तरबियत देने के लिए भेजा है। रेहान ये भी मालूम करना चाहता था कि जेडी के गिरोह के दूसरे लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। जेडी ने कहा, वो बंबई के शुमाल में एक खुफिया जगह पर रखे गए हैं। रेहान ने कहा, तो मुझे उनके पास लेकर चलो, हमें 1 मिनट भी जाया नहीं करना चाहिए। जेडी ने शंकर की तरफ देखा और कहा, शंकर तुम यहाँ रहो, मैं सुभाष जी को लेकर दूसरे अड्डे पर जा रहा हूँ। रेहान जल्दी से उठ खड़ा हुआ। जेडी ने रेहान को साथ लिया और कोठी से बाहर आ गया। इस दौरान मिशकाली कुछ फासले पर खड़ी खामोशी से ये सारी कार्रवाई देखती रही। जब जेडी और रेहान टैक्सी में बैठने लगे तो मिशकाली ने रेहान से कहा, रेहान मैं अपने अड्डे पर इमरान के पास जा रही हूँ। रेहान ने कोई जवाब ना दिया, क्योंकि जेडी उसके बिल्कुल साथ बैठा हुआ था और वो मिशकाली की ना तो आवाज़ सुन सकता था और ना उसे देख सकता था। मिशकाली चली गई और रेहान की टैक्सी बंबई के शुमाल की तरफ चल दी। रास्ते में जेडी ने रेहान से कोई बात करने की कोशिश की तो उसने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया और सख्त आवाज में बोला, मैं सोच रहा हूँ। जेडी ने दिल में कहा, दिल्ली हेडक्वार्टर ने बड़ा सख्त अफसर भेजा है, खैर कोई बात नहीं, मैं इसे नरम कर लूंगा। कमबख्त ये अगर मेरी सिफारिश कर दे तो मेरी तरक्की हो सकती है। टैक्सी बंबई शहर के गुंजान और खूबसूरत इलाके से निकलकर शुमाल की तरफ जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता आबादी पीछे रह गई। टैक्सी एक ऐसे इलाके में दाखिल हो गई जहां सड़क की दोनों जानिब खेत और तालाब थे। जब खेत और तालाब खत्म हुए तो जंगल शुरू हो गया। जेडी ने यहाँ टैक्सी छोड़ दी और रेहान को साथ लेकर सड़क से नीचे जंगल में उतर आया और दरख्तों में चलने लगा। रेहान इस सारे रास्ते को याद करता जा रहा था। एक जगह जंगल में टीन की छत वाली छोटी सी बैरक बनी हुई थी। जेडी ने रेहान से कहा, सर इस बैरक में हम अपने आदमियों को ट्रेनिंग देते हैं। रेहान ने बैरक की छत और लकड़ी की दीवारों को गौर से देखा और बोला, क्या अपने आदमी अंदर मौजूद हैं? जेडी ने कहा, यस सर, अपने चारों आदमी अंदर मौजूद हैं। मैंने उन्हें इतला करवा दी थी कि आप यहाँ तशरीफ ला रही हैं। रेहान ने कहा, तो फिर अंदर चलो। बैरक के अंदर 4 भारतीय तकरीबकार चारपाइयों पर बैठे ताश खेल रहे थे। जो ही उन्होंने जेडी के साथ एक अजनबी को देखा तो जल्दी से ताश फेंककर उठ खड़े हुए। समझ गए कि दिल्ली का इंटेलिजेंस ऑफिसर आ गया है। हाथ जोड़कर उन्होंने रेहान को नमस्कार कहा। रेहान ने गुस्से से कहा, क्या तुम लोगों को यहाँ ताश खेलने के लिए बुलाया गया है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम भारत माता के लिए दुश्मन के मुल्क में कितने अहम मिशन पर जाने वाले हो? चारों तकरीबकार हिंदू गुमसुम से होकर रह गई। जेडी ने भी उन्हें झाड़ा और कहा, खबरदार जो आइंदा यहाँ बैठकर ताश खेली। बैरक के दरमियान में एक गोल मेज पड़ी थी। रेहान तेजी से मेज के पास चला गया और उसने जेडी से कहा, पाकिस्तान के रेलवे पुलों का नक्शा कहाँ है? जेडी ने इशारा किया। एक हिंदू तकरीबकार ने सरहाने के नीचे से प्लास्टिक के लिफाफे में से पाकिस्तान का नक्शा निकालकर रेहान को दिया। रेहान ने उसे मेज पर फैला दिया और ये देखकर हैरान रह गया कि लाहौर से लेकर कराची तक सारे रेल के पुलों पर सुरख निशान लगा रखा था। जेडी ने कहा, सर ये सारे पुल हमारे टारगेट हैं, लेकिन इन पुलों पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त चौकस रहती हैं। वहां पर मुकीम हमारे आदमी ने हमें इतला दी है कि किसी भी वक्त पाकिस्तानी गार्ड वहां से नहीं हटती। रेहान ने दिल में कहा, पाकिस्तानी गार्ड जिंदाबाद। पाकिस्तानी गार्ड को इसी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी देनी चाहिए, क्योंकि मुकाबला एक मक्कार दुश्मन से है। उसने जेडी की तरफ देखकर कहा, तुम पाकिस्तानी गार्ड की कोई परवाह न करो, मैं जानता हूं कि हमारे आदमी किस तरीके से वहां जाकर बम लगाएंगे। जेडी ने कहा, क्यों नहीं सर, आप तो अपने काम के माहिर हैं, तभी तो हेडक्वार्टर ने आपको यहाँ भेजा है। रेहान पाकिस्तानी रेल के पुलों को गौर से देखता रहा और दिल में सोचता रहा कि इंडियन जासूस बड़ी गहरी साजिश के तहत पाकिस्तान में तकरीबी काम कर रही हैं। उन्होंने पूरा नक्शा बनाकर वहां से भेज दिया था। रेहान ने कहा, अपने आदमियों को यहाँ करीब बुलाओ जेडी। रेहान यूं जेडी को हुक्म दे रहा था जैसे वो उसका मुलाजिम हो। यह बहुत जरूरी था, वरना जेडी को रेहान पर शक पड़ सकता था। यहाँ सख्त लहजे इख्तियार करना बहुत जरूरी था। जेडी ने अपने तकरीबकारों को मेज के पास आने का इशारा किया। चारों तकरीबकार करीब आकर नक्शे को देखने लगे। रेहान ने कहना शुरू किया, ये रेल का पुल लाहौर से शुमाल की तरफ 15 मील के फासले पर है। तुम इस पुल पर जनूब की तरफ से जाओगे और बम पुल के ऊपर रेल की पटरी के नीचे नहीं लगाओगे, बल्कि पुल के नीचे जो सतून है उनमें लगाओगे। रेहान इस तरह की हदायतें उन तकरीबकारों को देता रहा।
उसने दिल में यह सोच लिया था कि वो इमरान से कहकर इस्लामाबाद चीफ इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर को ये इतला पहुंचा देगा कि रेल के पुलों पर पहरेदार गार्ड्स की तादाद दुगनी कर दी जाए ताकि उनकी पूरी हिफाजत की जा सके। कुछ देर रेहान एक माहिर इंजीनियर बनकर उन्हें हदायत देता रहा, फिर कहने लगा, जेडी अब मैं वापस जा रहा हूँ। सुबह आकर इन्हें खास हदायत दूंगा और बम लगाना भी सिखा दूंगा। मुझे हेडक्वार्टर से कुछ हदायत लेनी है। जेडी ने कहा, ओके सर, हम सुबह आपका इंतजार करेंगे। आप हमारी कोठी पर ही आ जाएं। मैं खुद आपको गाड़ी में यहाँ से ले आऊंगा। रेहान बैरक से बाहर निकल आया। दूसरी तरफ मिश काली जब वह वापस समुद्र किनारे वाले बंगले पर पहुंची तो इमरान ड्राइंग रूम में बैठा टीवी पर दिन के प्रोग्राम देख रहा था। मिश काली को आते देखकर इमरान ने टीवी बंद कर दिया और मिश काली से पूछा, सब ठीक है ना? मिश काली ने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है, लेकिन क्या रेहान ये अदाकारी कामयाबी से करेगा? इमरान कहने लगा, मिश काली तुम रेहान को अभी नहीं समझ सकी। वो इस मामले में मुझसे भी 2 कदम आगे है। मेरे साथ उसने ऐसे मिशन पहले भी अंजाम दिए हैं। तुम देख लेना, वो कामयाब लौटेगा। इमरान और मिश काली ड्राइंग रूम से उठकर बंगले की दूसरी मंजिल वाली गैलरी में आकर बैठ गए। उनके सामने दूर तक समुंदर फैला हुआ था। वो अपने मिशन के बारे में बातें करते रहे। रेहान भी दोपहर के बाद वापस आ गया। वह हिंदुओं के लिबास में था। उसने आते ही अपनी कामयाबी की सारी दास्तान सुनाई। आखिर में रेहान ने बताया कि तकरीबकारों का एक गिरोह जिनके जिम्मे पाकिस्तान में रेल के पुल उड़ाना है, कल रात यहाँ से रवाना होने वाला है। और वो लोग कुल 4 हैं जो बंबई के शुमाल में एक जंगल की बैरक में इस वक्त भी मौजूद हैं और आज रात भी वहीं होंगे। मेरा तो यही ख्याल है इमरान कि हमें उन 4 को उसी बैरक में आज रात कत्ल कर डालना चाहिए। इमरान कहने लगा, अगर हमने उन्हें उस बैरक में हलाक कर दिया तो जेडी को तुम पर शुबा हो जाएगा, क्योंकि तुम इस बैरक में आज ही गए थे। वो यही समझेगा कि तुमने ही किसी पाकिस्तानी जासूस को इतला कर दी होगी। मिश काली ने कहा, इमरान का ख्याल दुरुस्त है। हमें उन पाकिस्तानी दुश्मन तकरीबकारों को जंगल की बैरक में नहीं, बल्कि कल जब वो बैरक में से पाकिस्तान जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ रवाना होंगे तो रास्ते में ख़त्म कर देना चाहिए। रेहान बोला, क्या रास्ते में उन्हें हलाक करना मुश्किल ना होगा? फिर भी जेडी को शक पड़ सकता है। मिश काली ने कहा, मैं उस कार में बम लगा दूंगी जो उन तकरीबकारों को लेकर एयरपोर्ट जा रही होगी। ये तरकीब इमरान रेहान को भी पसंद आई। मिश काली कहने लगी, मैं जानती हूँ जेडी ने टाइम बॉम्ब उसी बैरक में एक जगह रखे हुए हैं। मैं आज रात वहां जाकर ताकतवर टाइम बॉम्ब ले आऊंगी। इमरान ने कुछ सोचकर कहा, नहीं मिश काली, टाइम बॉम्ब पर हम भरोसा नहीं कर सकते। मुमकिन है वो वक्त पर ना फटे, तो फिर मैं गाड़ी में ही उन पर गोलियां चला दूंगी। मिश काली ने कहा। रेहान चुप था। इमरान कहने लगा, हमें इस तरीके से उन पाकिस्तान दुश्मन तकरीबकारों को हलाक करना चाहिए कि जेडी को हादसा मालूम हो, वो यही समझे कि ये एक्सीडेंट था, तभी उसको रेहान पर शुबा नहीं हो सकता। रेहान ने पूछा, हम एक्सीडेंट किस तरह करवा सकते हैं? जाहिर है 4 तकरीबकार अपनी गाड़ी या जीप में होंगे और उनका ड्राइवर बड़ी एहतियात से गाड़ी चला रहा होगा। इमरान ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा, मिश काली उनकी गाड़ी पर दस्ती बम भी मार सकती है। रेहान ने फिर असरार करते हुए कहा, इस तरह से भी जेडी को यही शक होगा कि ये किसी ऐसे आदमी का काम है जिसको मालूम था कि आज 4 आदमी पाकिस्तान भेजे जा रही हैं और वह जरूर मुझ पर ही शक करेगा। मिश काली ने कहा, मैं उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट कराऊंगी, बस ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो। उसने रेहान की तरफ देखा और कहने लगी, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये 4 जासूस तकरीबकार पाकिस्तान जाने के लिए उस जंगल वाली बैरक से कब रवाना होंगे? रेहान ने कहा, मैं सुबह उनके पास जा रहा हूँ। मैं उन्हें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देकर फारिग कर दूंगा और मुझे यकीन है कि जेडी इन 4 को उसी वक्त रवाना कर देगा। मैं अपनी तरफ से ये जोर नहीं देना चाहता कि तकरीबकारों को इसी वक्त रवाना करो। मिश काली ने कहा, तुम ऐसा करना भी मत। हम नहीं चाहते कि जेडी को तुम पर किसी किस्म का शुबा हो। इमरान ने मिश काली के ख्याल की तायीद करते हुए कहा, मिश काली बिल्कुल ठीक कहती है। अभी तुम्हें वहां बहुत काम करना है। अगर शुरू ही से जेडी को तुम पर शक हो गया तो ना सिर्फ ये कि जेडी तुमसे मोहतात हो जाएगा, बल्कि तुम्हारा पोल खुल जाने का भी खतरा है। रेहान बोला, तो फिर ठीक है, कल सुबह तुम मेरे साथ चलो। अगर जेडी ने 4 तकरीबकारों को उसी वक्त रवाना कर दिया तो तुम उनकी गाड़ी का रास्ते में एक्सीडेंट करा देना, और अगर वो ना गए तो मेरे साथ वापस आ जाना। हम उनके जाने के वक्त का इंतजार कर लेंगे। यही तय करके वो ड्राइंग रूम में आ गए। दूसरे रोज इमरान बंगले पर ही रहा और रेहान मिश काली के साथ सुबह सुबह जेडी के खुफिया अड्डे की तरफ रवाना हो गया। जेडी जंगल वाले ठिकाने पर 4 तकरीबकारों के साथ रेहान यानी सुभाष का इंतजार कर रहा था। वो तो रेहान को दिल्ली हेडक्वार्टर की तरफ से भेजा गया इंटेलिजेंस अफसर सुभाष ही समझ रहा था। मिश काली जंगल में सड़क के पास खड़ी रही और रेहान बैरिक में जाकर 4 पाकिस्तान दुश्मन तकरीबकारों को रेल के पुलों के नीचे बम लगाने के बारे में लेक्चर देने लगा। जेडी भी वहां मौजूद था, शंकर भी वहीं पर था। रेहान ने लेक्चर खत्म किया और जेडी से कहा,
अब ये तकरीबकार बम लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं जेडी, इन्हें पाकिस्तान में भेज दो। बाहर एक जीप पहले इन भारतीय तकरीबकारों को बम्बई के हवाई अड्डे पर ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। चारों तकरीबकार जीप में सवार हो गए। जेडी का साथी शंकर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। जेडी ने शंकर से कहा, इन्हें हवाई जहाज में बिठाकर सीधा इसी जगह वापस आ जाना, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। शंकर बोला, ओके बॉस जेडी, और जीप हवाई अड्डे की तरफ चल पड़ी। मिशकाली ने जब जीप को आते देखा तो वो भी दौड़कर जीप के पायदान पर खड़ी हो गई। वह शंकर ड्राइवर की सीट की जानिब खड़ी थी। रेहान जेडी को यह कहकर वापस अपने बंगले की तरफ चल दिया कि मैं शाम को आऊंगा ताकि तकरीबकारों की अगली टीम को ट्रेनिंग दे सकूं। जीप बंबई शहर से निकलकर हवाई अड्डे वाली सड़क पर भागी जा रही थी। इन भारतीय तकरीबकारों की हवाई जहाज में सीटें बुक हो चुकी थी। मिशकालिया पायदान से ऊपर छत पर आ गई। वो इस जीप का ऐसा हादसा कराना चाहती थी कि इन 5 तकरीबकारों में से एक भी जिंदा न रहे, मगर उसे एक्सीडेंट कराने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी। सामने से जो भी गाड़ी आती वो दूसरी तरफ से होकर निकल जाती। आखिर दूर से हवाई अड्डे का टावर नजर आने लगा। मिशकाली के लिए सुनहरी मौका हाथ से निकला जा रहा था। आखिर उसने खुद ही एक्सीडेंट करने का फैसला कर लिया। जीप जरा बुलंदी पर जा रही थी और नीचे ढलान थी। मिशकाली ड्राइवर शंकर की सीट वाली खिड़की पर आ गई। अब वो बड़ी आसानी से हाथ अंदर डाल सकती थी। शंकर मिशकाली को नहीं देख रहा था। जो ही जीप एक मोड़ काटने लगी, मिशकाली ने खिड़की में से हाथ अंदर डालकर स्टीयरिंग व्हील को पकड़कर जोर से दाएं जानिब घुमा दिया। जीप एक तरफ को एकदम से झुकी और उलटकर कलाबाजियां खाती नीचे गड्ढे में एक धमाके से जा गिरी। मिशकाली ने जीप पर से छलांग लगा दी। वो ऊपर सड़क किनारे खड़ी देख रही थी। जीप में से पाकिस्तान दुश्मन तकरीबकारों के चीखने की आवाजें आ रही थी। वह जख्मी हो गए थे मगर जीप के नीचे दबे हुए थे। इत्तेफाक से सड़क उस वक्त खाली थी। मिशकाली ने सोचा कि इधर से कोई गाड़ी आ गई तो इन तकरीबकारों को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा और मुमकिन है ये बच जाए। जीप गड्ढे में उल्टी पड़ी थी। उसके नीचे दबे हुए तकरीबकार खून में लथपथ मदद के लिए पुकार रहे थे। मिशकाली ने देखा कि जीप की टैंकी में पेट्रोल बह रहा है। मिशकाली के जहन में एक ख्याल आ गया। वो तेजी से गड्ढे में से निकलकर ऊपर सड़क पर आ गई। फिर उसने अपनी कमर के साथ लगा पिस्तौल निकाला और पेट्रोल की टैंकी का निशाना लेकर फायर कर दिया। एक धमाका पिस्तौल के फायर का हुआ और दूसरा धमाका जीप को आग लगने का हुआ। गोली के लगते ही पेट्रोल को आग लग गई और टैंकी एक धमाके से फटी और जीप आग के शोलों में छुप गई। देखते ही देखते चारों तरफ आग के शोले बुलंद होने लगे और उन शोलों में तकरीबकारों की चीखें हमेशा के लिए दबकर खत्म हो गई। अब सड़क पर कुछ गाड़ियां खड़ी हो गई और लोग हादसे में जलती गाड़ी को अफसोस के साथ देख रहे थे। मिशकाली ने एक बस देखी जो वापस शहर की तरफ जा रही थी। जब बस उसके करीब से गुजरी तो मिशकाली उस बस की छत पर चढ़कर बैठ गई। जब वो वापस अपने समुंदर किनारे वाले बंगले पर पहुंची तो रेहान और इमरान ने बेताबी से पूछा कि क्या हुआ। मिशकाली ने मुस्कुराते हुए उन्हें बताया कि 5 के 5 तकरीबकार सड़क के हादसे में जीप के साथ ही हलाक हो गई है। रेहान ने पूछा, तुमने उसे ऐसे ही हलाक किया है ना, जैसे हादसे में लोग हलाक हो जाते हैं। मिशकाली ने रेहान की तरफ तेज नजरों से देखा और बोली, तुम मुझे इतना ही अहमक समझते हो? क्या मुझे मालूम नहीं कि हादसे में लोग कैसे मरते हैं? इमरान ने जल्दी से कहा, नाराज नहीं हो मिशकाली। रेहान का मतलब सिर्फ ये था कि कहीं जेडी को यह शक तो नहीं पड़ेगा कि किसी शख्स ने तकरीबकारों को मारकर जीप उलट दी है। मिशकाली ने कहा, नहीं, ऐसे शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। फिर वो रेहान की तरफ देखकर कहने लगी, तुम आज शाम को जब जेडी के पास जाओगे तो देख लेना, वो तुम्हें यही कहेगा कि सुबह चारों आदमी एक इत्तफाकी हादसे में हलाक हो गए हैं। और ऐसा ही हुआ। शाम को वादे के मुताबिक जब रेहान जंगल वाली बैरक में जेडी से मुलाकात करने गया तो वो बड़े दुख के साथ कहने लगा, सर, सुबह एक बड़ा अफसोसनाक हादसा हो गया। रेहान ने नकली हैरत का इजहार करते हुए पूछा, क्या हुआ? हमारे आदमी तो दिल्ली पहुंच गए हैं ना? जेडी ठंडी सांस भरकर बोला, नहीं सुभाष जी। हवाई अड्डे के करीब जीप एक मोड़ काटते हुए उलटकर गड्ढे में जा गिरी और शंकर समेत बाकी 4 आदमी भी मारे गए। सर, हमने उन्हें बड़ी मेहनत से ट्रेनिंग दी थी। रेहान भी अफसोस का इजहार करने लगा, ये तो बड़े अफसोस की बात हो गई। क्या शंकर एक अच्छा ड्राइवर नहीं था? जेडी बोला, बड़ा अच्छा ड्राइवर था सर, लेकिन होनी को कौन रोक सकता है, ये हमारी बैड लक हो गई है। अब हमें दूसरी टीम को फौरन तैयार करके 2-1 दिनों में पाकिस्तान रवाना करना होगा। रेहान टहलते हुए रुक गया। जेडी की तरफ देखकर बोला, हम उन्हें 2 दिन में ट्रेनिंग दे सकते हैं। कहाँ है हमारी दूसरी टीम के आदमी? जेडी ने कहा, वो ग्वालियर के हवाई किले में है, मगर मैंने इस हादसे के बाद टेलीग्राम दे दिया है, वो आज रात किसी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगे।
रेहान कहने लगा, ठीक है, तुम उन्हें जंगल वाली बैरक में ले आना, मैं सुबह आकर उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा और 2 दिन में ऐसा ट्रेन कर दूंगा कि वह पाकिस्तान के सारे पुल एक ही दिन में उड़ा देंगे। जेडी बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, आप एक तजुर्बाकार इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, ये मेरी नौकरी का सवाल है। अगर मैंने 2 दिन में नई टीम पाकिस्तान रवाना कर दी तो मेरी नौकरी बच जाएगी। रेहान ने जेडी को तसल्ली देते हुए कहा, जेडी 15, तुम फिक्र क्यों करते हो, तुम्हारी नौकरी की मैं हिफाजत करूंगा। जेडी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो रेहान को अपने बंगले पर ले जाकर खाना पिलाना चाहता था, मगर रेहान कहने लगा, मुझे अपने सेंटर पर वापस जाकर दिल्ली हेडक्वार्टर जरूरी पैगाम भेजना है। मैं कल सुबह जंगल वाली इसी बैरक में पहुंच जाऊंगा। अब मैं जाता हूँ। जेडी ने कहा, मैं आपको गाड़ी में छोड़ आऊं मिस्टर सुभाष। रेहान बोला, नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। रेहान जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया। यहाँ से टैक्सी पकड़ी और बंबई के एक लोकल स्टेशन पर उतर गया। यहाँ से ट्रेन में सवार होकर जब अपने समुंदर वाले बंगले पर पहुंचा तो रात हो गई थी। उसने सारी बातें मिशकाली और इमरान को बता दी। इमरान कहने लगा, ग्वालियर से आने वाली तकरीबकारों की टीम को अब हमें बंबई में हलाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह जेडी और बंबई इंटेलिजेंस पुलिस को शक पड़ जाएगा कि कोई पाकिस्तानी जासूस ये काम कर रहा है। रेहान बोला, तो फिर हम उन्हें कहाँ खत्म करें, वो तो आज रात किसी भी वक्त बंबई पहुंचने वाले हैं। मिशकाली कुछ सोचकर कहने लगी, मेरी राय में अब हमें इंडियन तकरीबकारों की उस टीम को उस वक्त हलाक कर देना चाहिए जब वो जहाज के पैराशूट के जरिए भारत के सरहदी इलाके में उतर रहे हो। इस तरह इंडियन इंटेलिजेंस यही समझेगी कि उन पर सरहद की दूसरी तरफ पाकिस्तान की बॉर्डर पुलिस ने फायरिंग की है। इमरान ने कहा, यह अच्छी स्कीम है, क्योंकि सरहदों पर इस किस्म की फायरिंग दोनों जानिब अक्सर होती रहती है। ये काम भी तुम ही कर सकती हो। मिशकाली ने कहा, मैं तैयार हूँ। रेहान बोला, इसके लिए तुम्हें एक आला किस्म की मशीन गन की जरूरत होगी जो पैराशूट से उतरते हुए भारतीय तकरीबकारों को जमीन पर गिरने से पहले भून कर रख दे। मिशकाली कहने लगी, ये मशीन गन मुझे बॉर्डर पर इंडियन मोर्चे से मिल जाएगी। वहां इंडियन बॉर्डर फोर्स वालों के मोर्चे तो लगे होंगे। मैं किसी भी मोर्चे से मशीन गन उठाकर दुश्मन को मौत के घाट उतार दूंगी। सवाल यह है कि रेहान, कि तुम उन तकरीबकारों की दूसरी जमात को कब बॉर्डर की तरफ भिजवाओगे? रेहान बोला, मैं कल सुबह से उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा और ज्यादा से ज्यादा कल शाम को उन्हें बॉर्डर की तरफ रवाना करवा दूंगा। जेडी चाहता है कि मैं जल्द से जल्द उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दूं। इमरान ने कहा, तो फिर ठीक है मिशकाली, तुम अगर पसंद करो तो कल सुबह यहां से भारतीय सरहद की तरफ रवाना हो जाओ। मिशकाली कहने लगी, मगर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि तकरीबकारों को सरहद पर किस जगह गिराया जा रहा है? सरहद तो बड़ी लंबी है। रेहान ने कहा, मैं ये सब कुछ मालूम कर लूंगा, तुम फिक्र न करो। दूसरे दिन सुबह रेहान जब जंगल वाली बैरक में पहुंचा तो वहां 6 तकरीबकार पहले से मौजूद थे। ये भारतीय पंजाब और ग्वालियर के रहने वाले थे और पंजाबी, सिंधी और पश्तो बड़ी रवानी से बोल लेते। जेडी ने उनका रेहान से तारुफ करवाया और रेहान ने उनको बमों को लगाने के बारे में लेक्चर देना शुरू कर दिया। सारा दिन वो लेक्चर देता रहा। शाम को उसने जेडी से कहा, जेडी, मुझे यकीन है कि ये लोग अब बिल्कुल तैयार कर दिए गए हैं और ये पाकिस्तान जाकर तकरीबकारी का काम बड़ी अच्छी तरह से इंजाम दे सकेंगे। जेडी खुश होकर बोला, मिस्टर सुभाष सर, यही तो मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं इस गिरोह को रवाना कर दूँ। दिल्ली हेडक्वार्टर वाले पहले ही हादसे की वजह से मुझसे नाराज हैं। रेहान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर इजाजत देता हूँ कि इन्हें आज ही रात तुम इंडिया और पाकिस्तान की सरहद की तरफ रवाना कर दो। लेकिन एक बात का मैं यकीन कर लेना चाहता हूँ। जेडी ने जल्दी से पूछा, वो क्या बात है सर? रेहान ने कहा, मुझे ये बताओ कि इन लोगों को पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर गिराया जाएगा या भारत बॉर्डर के अंदर गिराया जाएगा? जेडी ने कहा, सर, हम इन तकरीबकारों को पाकिस्तान की सरहद के अंदर नहीं गिरा सकते। हम इन्हें अपनी इंडियन सरहद के अंदर गिराएंगे, मगर वहां से पाकिस्तान की सरहद चंद फरलांग के फासले पर होगी। नीचे हमारी इंडियन फौज के आदमी इनको लेने और बॉर्डर क्रॉस करने के लिए पहले से मौजूद होंगे। फिर जेडी ने रेहान को वो जगह भी बता दी जहां इन इंडियन तकरीबकारों को जहाज से गिराया जाने वाला था। उसने जेब से नक्शा निकालकर रेहान को दिखाया। रेहान ने उस जगह के आसपास के इलाके को गौर से देखा और वो सारी जगहें जहन में बिठा ली। जेडी ने कहा, यह इलाका हमारे इंडिया के अंदर है। यहाँ ये जो आप सुरख निशान देख रही है, ये एक पीपल का घना दरख्त है। इस पर हमारी फौज का एक जवान हमारे आदमियों के जहाज को टॉर्च से सुरख रोशनी का सिग्नल देगा। रेहान के लिए इतनी मालूमात काफी थी। उसने कहा, ठीक है जेडी, मुझे इत्मीनान हो गया है कि अपने आदमी अब पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, लेकिन अब तुम इनको यहाँ से अमृतसर पहुंचाने की तैयारी करो। क्या इनके लिए अलग जहाज का बंदोबस्त करना होगा? जेडी बोला, इसका इंतजाम 10 मिनट में हो जाएगा। बंबई से एक खुसूसी फौजी तैयारा इन 6 के 6 आदमियों को लेकर रात के 11 बजे बंबई से रवाना होगा।
और सीधा अमृतसर बॉर्डर पर पहुंचकर इन्हें सुरक्षा सिग्नल के निशान पर गिरा देगा। वक्त बहुत कम रह गया था। उस वक्त रात के 9:30 बज रहे थे। रेहान को जल्दी से वापस मिशकाली के पास पहुंचकर उसे तैयार करना था। उसने रेहान से कहा, भगवान अपने आदमियों को खैरियत से पहुंचा दे। जेडी बोला, सर इस बार तो समझे कि हमारे आदमी पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। बस कल आप पाकिस्तान में धमाकों की खबरें सुनने के लिए तैयार रहे। रेहान ने दिल में कहा, जलील इंसान, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। ऊपर से बोला, ठीक है अब मैं चलता हूँ। रेहान ने जेडी से इजाजत ली और खुफिया रास्तों से होता हुआ 2-3 बसें बदलता अपने समुद्र किनारे वाले बंगले पर इमरान और मिशकाली के पास आ गया। आते ही उसने मिशकाली से कहा, मिशकाली बहन, तुम्हें आधे घंटे के अंदर अंदर बंबई के हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा, क्योंकि तकरीबकारों की दूसरी टीम रात के 10 बजे बंबई से अमृतसर रवाना हो रही है। जब रेहान ने उन्हें पूरी बात समझाई तो इमरान बोला, इसका मतलब है कि अब हमारी सारी स्कीम बदल देनी पड़ेगी। रेहान ने पूछा, वो क्यों? इमरान ने कहा, वो यूं कि मिशकाली को तकरीबकारों के जहाज में सवार होकर उनके साथ जाना होगा, और जब वो तकरीबकारों के जहाज में बैठी होगी तो नीचे से इन पर फायरिंग कौन करेगा? मिशकाली जहाज से नीचे तो नहीं उतर सकती। मिशकाली बोली, इमरान ठीक कहता है, अब हमें अपनी स्कीम को तब्दील करना होगा। मैं तो तकरीबकारों के जहाज में सवार होंगी, फिर मैं नीचे से मशीन गन से इन पर फायरिंग कैसे कर सकूंगी? और मैं अगर किसी दूसरे जहाज में इनका ताकुब करती हूँ तो मैं वक्त पर बॉर्डर पर नहीं पहुंच सकती। मेरे पहुंचने से पहले पहले ये तकरीबकार पाकिस्तान की सरहद पार कर चुके होंगे, फिर इनको पाकिस्तान में तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। इमरान और रेहान सोच में पड़ गए। रेहान ने सोचा कि वाकई सूरत हाल बदल गई है। उसने कहा, इसका मतलब है कि तुम्हें इन इंडियन तकरीबकारों को जहाज के अंदर ही हलाक करना होगा। मिशकाली कहने लगी, अगर जहाज के अंदर इन्हें हलाक करती हूँ तो इंडियन इंटेलिजेंस और तुम्हारे जेडी को शक पड़ सकता है कि ये किसी पाकिस्तानी जासूस का काम है। वह तुम पर भी शक कर सकता है, क्योंकि इस प्रवास की खबर उसके अलावा सिर्फ तुम्हें ही थी। इमरान बोला, तो फिर क्यों ना हम जहाज क्रैश करवा दें? रेहान जल्दी से बोला, लेकिन उस जहाज में मिशकाली भी तो सवार होगी, हम उसे कैसे क्रैश कर सकती हैं? मिशकाली ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरी फिक्र न करो, जहाज क्रैश होने के बाद भी मैं जिंदा रहूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। रेहान ने कहा, तो फिर ठीक है, उस जहाज को रास्ते में ही तबाह कर दो, मगर यह काम भारतीय पंजाब के इलाके में होना चाहिए, ताकि भारतीय इंटेलिजेंस को यह शक हो कि यहाँ नीचे से खालिस्तान के हामी सिखों ने इसे मार गिराया है, क्योंकि भारतीय पंजाब में इन दिनों सिख इंडिया के खिलाफ जबरदस्त तकरीबी कार्रवाइयां कर रही हैं। इस ख्याल की तायद इमरान ने भी की। मिशकाली ने कहा, ऐसा ही होगा, अब मैं एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाती हूँ। इमरान ने किसी कदर तशवीश के साथ कहा, मिशकाली, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमको कुछ नहीं होगा और जहाज क्रैश होने से पहले तुम जहाज से बाहर निकल आओगी? मिशकाली मुस्कुराई, इमरान, तुम अभी मेरी ताकतों से वाकिफ नहीं, वक्त के साथ साथ तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या ताकत रखती हूँ। बस सिर्फ भारत माता के तिलिस्म से अभी डरती हूँ, क्योंकि उसका कोई इलाज, कोई तोड़ अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं भारत माता के तिलिस्म को भी शिकस्त देने में कामयाब हो जाऊंगी। इमरान और रेहान खामोशी से मिशकाली की गुफ्तगू सुन रहे थे। रेहान कहने लगा, मिशकाली, तुम वाकई बड़ी बहादुर और अजीम औरत हो, और हमें तुम पर फख्र है कि तुम हमारे पाकिस्तान की सलामती के लिए इतना काम कर रही हो। मिशकाली ने कहा, यह मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और मुझे इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत है। रेहान कहने लगा, खुदा तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। मुझे यकीन है कि तुम्हें इंडियन तकरीबकारों की उस नई जमात को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जेडी एयरपोर्ट पर मौजूद होगा और तुम जेडी की शक्ल से वाकिफ हो, मेरे जाने की ज़रूरत नहीं। मिशकाली ने कहा, मेरे साथ तुम्हारे जाने की ज़रूरत नहीं, मैं जेडी को पहचानती हूँ, तुम बेफिक्र रहो, और हाँ, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तुम दोनों इसी बंगले पर रहना। ये कहकर मिशकाली बंगले से निकल गई। इमरान और रेहान ने मिशकाली के मिशन की कामयाबी की दुआ की और बत्तियां बुझाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मिशकाली बंगले से निकलकर सीधी बंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गई। एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए मिशकाली को किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी, उसे तो कोई देख ही नहीं सकता था। वो लाउंज में से गुजरकर रनवे पर आ गई, जहाँ एक मुसाफिर जहाज परवाज करने के लिए तैयार खड़ा था। मिशकाली ने इधर उधर देखा, उसे जेडी कहीं नजर न आया। उसे बताया गया था कि जेडी अपने तकरीबकारों को फौज के एक खास त्यारे में अमृतसर की तरफ भेज रहा है। मिशकाली रनवे पर चलती सबसे आखिर में गई तो वहां उसे एक फौजी जहाज अंधेरे में खड़ा दिखाई दिया। उसके 2 इंजन थे। जहाज के पास एक ट्रक खड़ा था, जिसमें से जहाज में तेल डाला जा रहा था। मिशकाली समझ गई कि यही वो फौजी जहाज है जिसके जरिए तकरीबकारों को भेजा जा रहा है, मगर उसे वहां ना तो जेडी ही नजर आ रहा था और ना तकरीबकारों की टोली ही दिखाई दे रही थी। जहाज पर सीढ़ियां लगी हुई थी,
जहाज के दोनों पायलट नीचे खड़े बातें कर रहे थे। मिशकाली उनकी बातें सुनने के लिए उनके करीब आ गई। एक पायलट कह रहा था, उन लोगों को अब तक आ जाना चाहिए था। दूसरा पायलट बोला, हाँ, रास्ता बड़ा लंबा है। हमें जो ऑर्डर मिला है उसके मुताबिक हमें सुबह की रोशनी से पहले पहले 6 आदमियों को बॉर्डर के पास गिराना है और 11 तो यहाँ ही बजने वाले हैं। पहले पायलट ने लाउंज की तरफ देखकर कहा, मेरा ख्याल है वो लोग आ गए हैं। मिशकाली ने देखा कि एयरपोर्ट के लाउंज की तरफ से एक फौजी गाड़ी जहाज की तरफ चली आ रही थी। गाड़ी जहाज के पास आकर रुक गई। सबसे पहले उसमें से जेडी निकला। भारतीय इंटेलिजेंस के चीफ तकरीबकार जेडी को मिशकाली ने पहचान लिया। वह खुश हुई कि गाड़ी में बाकी 6 तकरीबकार भी सवार थे। ये 6 के 6 पाकिस्तानी लिबास पहने हुए थे, यानी शलवार कमीज। वो पाकिस्तानियों के लिबास में ही पाकिस्तान में दाखिल होकर धमाके करने वाले थे, अगरचे ये 6 के 6 हिंदू थे। जेडी ने पायलट के पास आकर कहा, सर, ये 6 जवान आपके साथ जाएंगे। पायलट ने तकरीबकारों को देखा और कहा, हमें सब बता दिया गया है, आप फिक्र न करें। हम उन्हें उसी जगह पैराशूटों के जरिए गिराएंगे जहां नक्शे में हमें बताया गया है। जेडी बोला, थैंक यू। अब ये लोग मैं आपके हवाले करके वापस जा रहा हूँ। इसके बाद जेडी ने पाकिस्तान दुश्मन तकरीबकारों के पास जाकर उन्हें कुछ समझाया और तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। फौजी गाड़ी उसे लेकर एयरपोर्ट के लाउंज की तरफ चली गई। पायलट ने तकरीबकारों को जहाज पर सवार होने का इशारा किया। मिशकाली भी उनके साथ ही जहाज पर सवार हो गई। जहाज छोटा था मगर उसके अंदर 15-20 आदमी आसानी से सवार हो सकते थे। मिशकाली ने देखा कि एक जगह कुर्सियों को हटा दिया गया था। यहाँ जहाज का इमरजेंसी दरवाजा था जो बंद था। इसी दरवाजे में से तकरीबकारों को स्पॉट पर पहुंचाकर पैराशूटर के जरिए नीचे गिराना था। 6 के 6 तकरीबकार खामोशी से अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। वो आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे, शायद उन्हें यही हदायत की गई थी। मिशकाली भी एक खाली सीट पर जहाज की खिड़की में लगे गोल शीशे के पास बैठ गई और नीचे देखने लगी। एयरपोर्ट पर रोशनियां जगमगा रही थी। जो ट्रक जहाज में पेट्रोल डाल रहा था अब वो वापस जा रहा था। जहाज के साथ लगी हुई सीढ़ी भी हटा दी गई। 2 मिनट बाद जहाज का एक इंजन स्टार्ट कर दिया गया। जहाज ने आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू कर दिया। फिर वो चलता हुआ रनवे पर उस जगह आकर रुक गया जहां से उसने टेक ऑफ करने के लिए रवाना होना था। तकरीबकारों ने अपनी अपनी हिफाजती पेटियां बांध ली। मिशकाली को हिफाजती पेटी बांधने की जरूरत नहीं थी। जहाज रुक गया। उसका दूसरा इंजन भी स्टार्ट हो गया। जहाज आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगा। फिर एकदम से जहाज कोई 4 मील फी घंटा की रफ्तार से रनवे पर भागने लगा। उसकी रफ्तार तेज से तेजतर हो रही थी। आखिर जहाज उस मुकाम पर पहुंच गया जहां से उसको ऊपर उठना था। जहाज ऊपर उठने लगा। रोशनियां नीचे होती गई। फिर जहाज ने रोशनियों के शहर बंबई के ऊपर एक चक्कर लगाया और उस फिजाई रास्ते पर अपने आप को डाल दिया जो भारतीय पंजाब की तरफ जाता था। जहाज फिजा में एक खास बुलंदी पर पहुंचकर सीधा हो गया और एक नपी तुली रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। मिशकाली उठकर कॉकपिट की तरफ गई। कॉकपिट उस जगह को कहते हैं जहां जहाज के पायलट बैठे जहाज को कंट्रोल कर रही होती है। दोनों पायलट बैठे वायरलेस पर एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। मिशकाली बाहर आ गई। तकरीबकार अभी तक खामोश बैठे थे। फिर उनमें से एक तकरीबकार ने जेब से एक नक्शा निकाला और अपने दूसरे साथियों को दिखाते हुए बोला, ये वो मुकाम है जहां हमें पैराशूट से नीचे गिरना होगा। हमारी इंडियन रेजिमेंट के लोग वहां मौजूद होंगे। वो हमें बॉर्डर क्रॉस करवाकर पाकिस्तान में दाखिल करवा देंगे। उसके बाद आप लोगों को मैं जो हदायत दूंगा वही करना होगा। इतने में कॉकपिट में से एक पायलट बाहर आया। उसके साथ सिग्नल मैन भी था। उन्होंने जहाज के अंदर छत के साथ बने हुए डिब्बों में से बारी बारी 6 पैराशूट बांध दिए। फिर पायलट ने उन्हें कहा, तुम लोग अभी अपनी कुर्सियों पर ही बैठे रहो। जब वो जगह आएगी जहां से तुम्हें छलांगे लगानी होंगी तो मैं अपनी निगरानी में तुम्हें छलांगे लगवाऊंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं। ये पैराशूट तुम्हारे नीचे गिरने के 3 सेकंड बाद अपने आप खुल जाएंगे। मिशकाली ये सब कुछ सुन रही थी। जहाज को क्रैश करने के बारे में उसका जहन बड़ी तेजी से सोच रहा था। उसके पास सिवाय एक भरे हुए पिस्तौल के और कुछ नहीं था। आखिर उसने एक तरकीब जहन में सोच ली और पिस्तौल जेब में रखकर खामोशी से अपनी सीट पर बैठकर बाहर देखने लगी। ये इंडियन फौजी तैयारा बंबई से काफी दूर निकल आया। 1 घंटे बाद नीचे से कोई शहर गुजरा। काफी नीचे अंधेरे में उस शहर की रोशनियां सितारों की तरह चमक रही थी। फिर एक और शहर आ गया। 2 घंटे के बाद जहाज के पायलट की आवाज आई, हम इस वक्त दिल्ली के ऊपर से गुजर रहे हैं। मिशकाली ने नीचे देखा। जगह जगह नीचे रोशनियां जगमगा रही थी। जहाज दिल्ली को भी पीछे छोड़कर भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर की तरफ जा रहा था। जब अमृतसर की रोशनियां भी पीछे रह गई तो पायलट ने कॉकपिट से निकलकर तकरीबकारों के पैराशूटों की हुकें एक रस्सी से बांध दी और कहा, सुरख बत्ती के जलने पर तुम एक एक करके नीचे कूद जाओगे। हमारा सिग्नल मैन तुम्हें खुद नीचे गिराएगा।
सिग्नल मैन इमरजेंसी दरवाजे के पास खड़ा हो गया। इस दरवाजे को उस वक्त खोला जाना था जब स्पॉट पर पहुंचकर पायलट को नीचे से टॉर्च की सुरख रोशनी का सिग्नल मिलना था। पायलट कॉकपिट में आ गया। मिशकाली भी कॉकपिट में आ गई। अब उसने पिस्तौल अपने हाथ में पकड़ लिया। दोनों पायलट अपनी अपनी सीटों पर बैठे सामने देख रहे थे। मिशकाली भी सामने देख रही थी। स्पॉट पर पहुंचने के बाद जहाज फिजा में चक्कर लगाने लगा। मिशकाली ने देखा कि नीचे एक जगह से जहाज को सुरख रोशनी दिखाई जा रही थी। ये टॉर्च के सुरख सिग्नल थे। इसका मतलब था कि जहाज में से तकरीबकार गिराए जाने का वक्त आ गया था। पायलट ने दूसरे पायलट से कहा, इन लोगों को नीचे गिराने का सिग्नल दे दो। अब मिशकाली के एक्शन का वक्त आ गया। उसके पिस्तौल में गोलियां भरी हुई थी। उसने पिस्तौल का रुख उस पायलट की तरफ कर दिया जो तकरीबकारों को नीचे गिराने की सुरख बत्ती का बटन दबाने वाला था। इससे पहले कि वो बटन को दबाता मिशकाली ने बड़े सुकून से फायर कर दिया। एक धमाका हुआ और पायलट का दिमाग पाश पाश हो गया। दूसरा पायलट घबराकर उठा ही था कि मिशकाली ने दूसरा फायर कर दिया। दूसरे पायलट की खोपड़ी में से गोली निकल गई और वो भी वहीं ढेर हो गया। जहाज कंट्रोल से बाहर होने लगा। फायरिंग की आवाज सुनकर सिग्नल मैन कॉकपिट की तरफ दौड़ा। मिशकाली ने उसे भी रास्ते में गोली से उड़ा दिया। रेडियो मैन बौखलाकर जहाज को कंट्रोल करने के लिए बढ़ा तो मिशकाली ने उसे भी गोली मारकर उड़ा दिया। 6 के 6 तकरीबकार ये फायरिंग देखकर घबरा गए। पैराशूट उनकी पीठ पर बंधे थे मगर अभी दरवाजा नहीं खुला था और अब जहाज बुरी तरह डोल रहा था। तकरीबकार दहशत के मारे वहीं बैठ गए। एक तकरीबकार ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मिशकाली ने उसको भी गोली मार दी। जहाज अब ऊपर नीचे होने लगा। जहाज को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। जहाज का मुंह नीचे को हो गया। जहाज रात के अंधेरे में नीचे गिरने लगा। तकरीबकारों की चीखें बुलंद हो रही थी। जहाज का इंजर पिंजर खड़खड़ा रहा था। मिशकाली जहाज के कॉकपिट में आ गई। जहाज अब जमीन से टकराने ही वाला था। मिशकाली ने कॉकपिट वाला दरवाजा खोल दिया। अंदर हवा का तेज झोंका आया। मिशकाली ने बाहर छलांग लगा दी। वो हवा में तैरती हुई नीचे एक दरख्त से टकराई और दरख्त की शाखों को तोड़ती हुई दरख्त के नीचे आकर गिर पड़ी। उसे किसी किस्म की चोट लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी मिशकाली अपनी जगह से उठ ही रही थी कि जहाज एक खौफनाक धमाके के साथ जमीन से टकरा गया। उसे फौरन आग लग गई। इस आग से सारे इलाका दिन की तरह रोशन हो गया। जहाज धड़ाधड़ जल रहा था। उसके टुकड़े उड़कर दूर दूर जा गिरे और उसके साथ उन 6 भारतीय तकरीबकारों के टुकड़े भी उड़ गए जो पाकिस्तान के शहरों में बमों के धमाके करने जा रहे थे। मिशकाली एक जगह खड़ी जहाज को आग में जलते देख रही थी। एक तरफ से इंडियन फौज के सिपाही दौड़ते हुए वहां आए। वो एक दूसरे को आवाजें दे रहे थे। उनके पास आग बुझाने का कोई सामान नहीं था। जहाज अभी तक जल रहा था। जब मिशकाली को यकीन हो गया कि जहाज के साथ 6 के 6 तकरीबकार भी जलकर राख हो गई है तो वो वहां से एक तरफ को चल दी। इमरान और रेहान अपने अपने कमरों में गहरी नींद सो रहे थे। उन्हें बेफिक्री थी क्योंकि उन्हें यकीन था कि मिशकाली अपने मिशन में जरूर कामयाब हो जाएगी और सुबह वो वापस आकर उन्हें खुशखबरी सुनाएगी कि तकरीबकारों को खत्म कर दिया गया है। इमरान अपने कमरे में और रेहान अपने कमरे में सो रहा था। उन्होंने अंदर से दरवाजे की कुंडियां लगा रखी थी। रोशनी भी बुझी हुई थी। बंगले पर अंधेरा छाया था। इस तारीकी में समुंदर की लहरें आहिस्ता आहिस्ता साहिल तक आती और वापस चली जाती। चारों तरफ खामोशी का राज था। गैराज के उस दरवाजे पर भी ताला पड़ा हुआ था जो नीचे संदूकों वाले तहखाने में खुलता था। उन संदूकों में पुरस्कार लाशों के ढांचे बंद थे जिनके बारे में अभी तक इमरान, रेहान और मिशकाली को ये मालूम नहीं हो सका था कि ये किन लोगों की लाशों के ढांचे हैं। उनमें एक लड़की की लाश का ढांचा भी था जिसकी उंगली की हड्डी में से मिशकाली ने नीले रंग का छल्ला उतारकर अपनी उंगली में डाल लिया। ये नीला छल्ला अभी तक मिशकाली की उंगली में ही था। इमरान गहरी नींद में था कि अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई दरवाजे को आहिस्ता आहिस्ता ठक ठक कर रहा है। इमरान ने अंधेरे में आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था। अंदर से कुंडी लगी हुई थी। इमरान ने कान खड़े कर रखे थे। दरवाजे पर फिर किसी ने दस्तक दी। कोई बड़ी आहिस्ता आहिस्ता से दरवाजे पर हाथ मार रहा था। इमरान को ख्याल आया कि मिशकाली आ गई है। फिर उसने सोचा कि मिशकाली को दरवाजे पर दस्तक देने की क्या जरूरत है। वो तो बंद दरवाजे में से भी गुजर कर आ सकती है। कहीं ये रेहान ना हो। इमरान उठ बैठा। उसने टेबल लैंप रोशन कर दिया और आवाज दी, रेहान, क्या बाहर तुम हो? बाहर गहरी खामोशी तारी रही। किसी ने जवाब ना दिया। इमरान ने दूसरी बार रेहान को आवाज दी। इस बार भी बाहर से किसी ने जवाब ना दिया और दरवाजे पर दस्तक होती रही। अब इमरान कुछ खौफजदा सा हुआ। कहीं ये कोई चोर तो नहीं है? मगर चोर तो कभी दरवाजे पर दस्तक नहीं दिया करते। फिर ये कौन हो सकता है? इमरान ने सरहाने के नीचे से पिस्तौल निकालकर अपने हाथ में ले लिया और बिस्तर से निकलकर दबे पांव चलता दरवाजे के पास आया। उसने दरवाजे के साथ मुंह लगाकर कहा, कौन है बाहर?
तुम जवाब क्यों नहीं देते? बाहर वही खामोशी छाई रही। समुद्र की लहरों की हल्की हल्की आवाज के सिवा बाहर कोई आवाज नहीं थी। इमरान ने हिम्मत करके कुंडी हटाई और दरवाजा यकदम खोलकर पिस्तौल तानकर कहा, कौन हो तुम? बाहर बरामदा बिल्कुल खाली था, कोई भी नहीं था। इमरान अब ज्यादा खौफजदा हुआ। क्या ये कोई भूत था? मगर इमरान भूतों का कायल नहीं था। वो पिस्तौल हाथ में लिए कमरे से निकलकर बरामदे में आ गया। उसने दाएं बाएं देखा, बरामदा दोनों तरफ खाली था। वो गैलरी के पास गया, झांक कर नीचे लॉन में देखा। वो दूसरी मंजिल पर आ गया। बंगले का लॉन भी सुनसान तारीख रात में वीरान पड़ा था। इमरान ने उस आवाज को अपना वहम समझा और कमरे में वापस आ गया। उसने यही ख्याल किया कि उसने ये आवाजें ख्वाब में सुनी होंगी। वो नींद में ही उठकर बाहर गया था, इसलिए हो सकता है ये उसकी नींद की आवाज हो। उसने दरवाजे की कुंडी लगाई, टेबल लैंप बुझाया और पलंग पर लेटकर दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। 1-2 मिनट के लिए उसने अपने कान खुले रखे, फिर उसे नींद आ गई। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। अचानक इमरान की एक बार फिर जाग खुल गई। उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसके पलंग को जोर से हिला दिया हो। इमरान उठ बैठा। वो समझा कि भूचाल आ गया है। उसने जल्दी से टेबल लैंप चलाया और गौर से दरवाजे, दीवारों और छत के साथ लटके हुए पंखे को देखने लगा। पंखा अपनी जगह पर बिल्कुल साकित था। अगर ये भूचाल होता तो छत का पंखा जरूर थोड़ा बहुत हिल रहा होता, मगर पंखे में जरा सी भी हरकत नहीं थी। लेकिन इमरान को पूरी तरह एहसास था कि उसका पलंग जोर से हिला था। इमरान 2-3 मिनट पलंग पर खामोश बैठा रहा। बंद दरवाजे के पीछे से समुद्र की लहरों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। इसके अलावा बाहर कोई आवाज नहीं थी। इमरान ने एक बार फिर इसको अपना वहम और ख्वाब की हालत का करिश्मा जाहिर किया। टेबल लैंप बुझाया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर अब उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अंधेरे कमरे में पलंग पर लेटा छत को घूर रहा था। इतने में दरवाजे पर फिर वही ठक ठक की आवाज सुनाई दी। अब तो इमरान के माथे पर पसीना आ गया। बाहर जरूर कोई मौजूद है। उसने पिस्तौल उठाया और दबे पांव दरवाजे के पास आ गया। एकदम से दरवाजा खोल दिया। एक सनसनाता हुआ ठंडा झोंका उसके चेहरे से लगकर गुजर गया। बाहर कोई नहीं था। बरामदा रात की धुंधली फीकी रोशनी में सुनसान था। इमरान बिल्कुल चुप वहीं खड़ा रहा और वीरान बरामदे को तकता रहा। जब वो वापस कमरे में मुड़ने लगा तो उसे एक बारीक आवाज सुनाई दी। आवाज औरत की थी और जैसे दूर से आ रही थी, तहखाने में आओ, तहखाने में आओ। इमरान बुत बना उस आवाज को सुनता रहा। 3 बार आवाज बुलंद होकर खामोश हो गई। इमरान ने नीचे जाती सीढ़ियों के दरवाजे की तरफ देखा। उसे दरवाजे में एक धुंधला सा साया दिखाई दिया। इमरान आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता उसकी तरफ बढ़ा। करीब गया तो यह साया सीढ़ियों में से नीचे चला गया। इमरान वहीं रुक गया। उसे एक बार फिर उसी औरत की आवाज सुनाई दी, तहखाने में आओ। इमरान सीढ़ियां उतरने लगा। जूं जूं वो सीढ़ियां उतरता इंसानी पुरस्कार साया नीचे होता जाता, यहां तक कि इमरान सीढ़ियां उतरकर पहली मंजिल के बरामदे में आ गया। पुरस्कार साया गैराज के दरवाजे पर खड़ा था। साये की शक्ल वाजे तौर पर नजर नहीं आ रही थी। वो अपनी जगह पर हरकत भी नहीं कर रहा था, मगर यह साफ दिखाई दे रहा था कि वो किसी औरत का साया है। इमरान गैराज के दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो इस मुअम्मे को हल करना चाहता था। पिस्तौल उसके हाथ में था। वो गैराज के दरवाजे में आया तो साया गैराज के अंदर चला गया। गैराज में अंधेरा था। उसकी बत्ती नहीं जल रही थी। इंसानी साया उस दरवाजे के पास खड़ा था जिस पर ताला लगा था और जो नीचे इंसानी ढांचों के संदूक वाले तहखाने में खुलता था। इमरान ने जल्दी से गैराज की बत्ती जलाने के लिए बटन दबाया, मगर बिजली के स्विच का बटन अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला, जैसे वो पत्थर हो गया हो। इमरान ने 2-3 बार जोर लगाकर स्विच के बटन को दबाने की कोशिश की, मगर बटन अपनी जगह से जरा भी ना हिला और गैराज में अंधेरा छाया रहा। पुरस्कार इंसानी साया गैराज के दरवाजे पर ही खड़ा रहा। इमरान पिस्तौल हाथ में लिए गैराज के दरवाजे की तरफ गया। इंसानी साया अब बंद दरवाजे में से दूसरी तरफ गैराज के नीचे जो तहखाना था उसमें गायब हो चुका था। इमरान ने दरवाजे का ताला खोल दिया और झांक कर अंदर देखा। तहखाने में घुप अंधेरा था। अचानक एक मोमबत्ती अपने आप रोशन हो गई। उसकी धुंधली धुंधली रोशनी में सामने दीवार के साथ रखे हुए लोहे के बड़े बड़े संदूक नजर आने लगे, जिनमें इंसानी लाशों के ढांचे बंद थे। इमरान ने हौसला न हारा। इसकी वजह यह थी कि वो उस पुरस्कार इंसानी साए और लड़की की आवाज का मुअम्मा हल करने का फैसला कर चुका था। इमरान गैराज के तहखाने में आ गया। उसने मोमबत्ती की तरफ देखा। मोमबत्ती दीवार के साथ यूं लगी थी जैसे उसे किसी ने अपने हाथ में थाम रखा हो। अब उसे लड़की का साया नजर नहीं आ रहा था। इमरान ने आहिस्ता से पूछा, यहाँ कौन है? उस लड़की की कमजोर आवाज फिर सुनाई दी, मुझे संदूक से बाहर निकाल लो, संदूक में मेरा दम घुट रहा है। और इसके साथ ही मोमबत्ती एकदम से बुझ गई और अंधेरे तहखाने में इंसानी चीखों की आवाजें बुलंद होने लगी। उनमें उस लड़की की चीखों की आवाज भी थी। ये आवाजें इतनी डरावनी और बुलंद थी कि खौफ के मारे इमरान को पसीना आ गया।
घबराहट में उसने ऊपर तले पिस्तौल के 3-4 फायर कर दिए, मगर इंसानों की डरावनी चीखों में कोई कमी न हुई, बल्कि चीखों की आवाज ज्यादा भयानक और डरावनी हो गई। इमरान तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। गैराज से निकलकर वो अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। इंसानी चीखों की आवाजें उसका पीछा कर रही थी। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गैलरी में आ गया। चीखें उसके पीछे पीछे आ रही थी। इमरान अपने कमरे की तरफ जाने की बजाय रेहान के कमरे की तरफ भागा। उसने जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारने शुरू किए और रेहान को आवाजें देने लगा। दरवाजा खुल गया। चीखों की आवाज बंद हो गई। रेहान के कमरे में अंधेरा था। इमरान का सांस फूला हुआ था। उसने लपक कर बत्ती जलाई। कमरे में रोशनी फैल गई। इमरान ने रेहान के बिस्तर की तरफ देखा तो दहशत के मारे उसकी चीख निकल गई और पिस्तौल उसके हाथ से गिर पड़ा।